सभी मित्रों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा है, उसमें 3 स्ट्रीम का है। उसमें हर महीना एक खोजी को लेके एक धारा है, जिसका आज दूसरा एपिसोड है। दिसंबर में आनंद माँ को लेके ये हुआ था। आज हमारे चैनल में है, गेस्ट है माँ प्रेम असीमा, तंत्र विशेषज्ञ। तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। Namaste, Ma, and namaste to all of you. It's Mom Prem Asima here, and I'm Tantra therapist and practitioner. And nowadays, I'm in Lucknow. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो स्ट्रीम ऐसा है, इसमें और कोई पब्लिक से नहीं जुड़ेंगे। ये सब आप देख के यहाँ कमेंट कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड रहेगा आगे भी इसको देख के। और जो हम कोई भी चीज करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं, अभिव्यक्ति का धारा रहता है, तो उसमें ये रहता है कि हम खुद को उससे जोड़ के जीवन की वास्तविकता से अगर उसको देख पाए तो उसमें से फूल खिलता है। तो आज आपके जीवन के कई कई चीजों को देखेंगे, और ऐसा स्ट्रीम है ये। इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, और जो सहज आप अभिव्यक्ति जिसका दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई सवाल आपको लगे ये मैं नहीं उत्तर देना चाहती हूँ, तो ये आपकी स्वाधीनता है। और जो जो आप गहराई से आप बोल सकते हो, ताकि बाकी लोग भी, हम चेतनात्मक रूप में तो वही एक ही का अभिव्यक्ति है, अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, तो हम आपको जोड़ पाएंगे। तो अभी आप थोड़ा अपना परिचय तो अभी दिए, थोड़ा अपना जीवन का बचपन से लेकर अभी तक, तो आपका पढ़ाई और आपने कैसे आप तंत्र में आपका इंटरेस्ट आया। इट इज अ वेरी स्पेशल फील्ड। बहुत कम लोग जाते हैं, लोग तो डर जाते हैं तंत्र नाम से। तंत्र जो है वो हमारा, हमें जो जुड़ता है वो तंत्र है, और कुछ नहीं है। लेकिन लोग नाम से ही डर जाते हैं, चौंक जाते हैं कि तंत्र अच्छा कुछ ऐसा ऐसा। तो ये भ्रम भी ठीक नहीं है। ये एक साधना का मार्ग है, जो हमारा सारी साधना रहता है सो को सो से जुड़ने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए। खुद से जुड़ते हैं, फिर सभी से जुड़ पाते हैं। तो ये आप ये बताइए कि बचपन में कब आपको ऐसा लगा, आपने ऐसा सोचा था आप आगे जाके तंत्र स्पेशलिस्ट बनेंगे? कब ऐसा आपको आया कि हाँ ये फील्ड बहुत सुंदर है, मैं इसी के थ्रू जा सकती हूँ? जी। एक्चुअली बचपन से तो मैं महानालायक ही रही हूँ। मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। और स्पिरिचुअलिटी में भी, अध्यात्म का भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हिंदू फैमिली में मैं पैदा हुई थी, ब्राह्मण फैमिली में। तो आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में या जो ब्राह्मण फैमिली होती है, ज़्यादा ही रिलीजियस होते हैं वो। तो मेरी हम्म। मम्मा जो थी वो शिव की भक्त थी। तो मंदिरों में जाती थी, जबरदस्ती बच्चों को घसीट लिया जाता है कि चलो भैया तुम भी भगवान से हम्म। कुछ मांग लो, हाथ जोड़ लो। या फिर रात को जैसे सो रहे हैं तो भगवान से हाथ जोड़ के सो। बस इतना ही मुझे पता था। लेकिन जो भी हम बचपन से देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बीज तो हमारे अंदर पड़ ही जाता है। तो अब बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं, या कोई भी हमें हरी बीमारी है या कोई भी पेन है, तकलीफ है, जीवन में दुख है, तो भैया भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान हमारा ठीक कर दे। हम बच्चे क्या करते थे स्कूल में कि जैसे एग्जाम होते थे, या टीचर्स जैसे कुछ कल टेस्ट है सुन रहे हैं, तो हम ये दुआ मांगते थे, भगवान हमें पास कर देना, भगवान आज हमें पिटाई से बचा लेना, या हमारी पोजीशन अच्छी लेके आ देना। तो इस तरह से एक जैसे अलादीन का चिराग होता है, इस वे में मैं परमात्मा को देखती थी जब मैं छोटी थी। और पढ़ाई मैंने सिर्फ 12th ही की है। और 12 ग्रेजुएशन की है मैंने, आधा छोड़ दिया था ग्रेजुएशन। और नंबर मेरे इतने आते थे कि पहले जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे ना, तो 33 वाला पास होता था। तो मेरे 35 आ जाते थे कि मुझे घर पे पिटाई ना हो और मैं बस नॉर्मल सी पास हो जाऊं। ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी, हिंदी अच्छी लगती थी, थोड़ा बहुत ड्राइंग या फिर कंप्यूटर जैसे हो गया, थोड़ी बहुत साइंस में हल्का फुल्का इंटरेस्ट होता था। मैथ में तो बिल्कुल मेरे 0 से ज़्यादा कभी नंबर आते ही नहीं थे। तो मैं इतनी इंटेलिजेंट थी। और फिर जैसे ग्रेजुएशन किया मैंने, एक टाइम आया, मतलब मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार सारी दुनिया ना भगवान भगवान करती रहती है, तो ये होता क्या है, ट्रूथ है क्या।
अ, या हो सकता है मैं जिस माहौल में थी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ही रिलीजियस थे। तो अब एक छोटा बच्चा करे क्या बैठ के? पढ़ना उसको है नहीं, और घर वाले अदर एक्टिविटीज़ को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इसी को जान लेते हैं कि है क्या? तो तब तो मेरे को कोई लाइन, मेरे को कोई पाथ मिला नहीं था। तो एक टाइम था, मेरे घर में धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। सारे जो 4-5 हमारे ग्रंथ होते हैं इंग्लिश के, संस्कृत के, हिंदी के, वो सब मैं पढ़ती रहती थी। जो भी मेरे आगे किताब आ रही है, उसको मैं पढ़े जा रही हूँ, रामायण, महाभारत, गीता सब कुछ। बट मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी मेरे को जो चाहिए ना वो मेरे को नहीं मिल रहा, और मेरे को शायद मैं बच्ची तो उस टाइम मैं इतनी बड़ी-बड़ी किताबों के अर्थ ना भी समझ पाऊँ, ये भी हो सकता है। तो फिर एक दिन ऐसे ही एंड्रॉयड फ़ोन मेरे हाथ में आया, यूट्यूब मैंने ओपन किया, तो जितने भी सत्संग, कीर्तन, धर्म गुरु, स्पिरिचुअल गुरु आते थे, मैं सबको सुनती ही रहती थी, एक लाइन में लगा के सबको। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ का नाम सुना, 8 साल मैंने उसको जॉइन किया। वहाँ पर भी मतलब मेरी खुद की ऐसा मेरा स्थान हो गया था कि वो लोग मेरा बहुत ऑनर करते थे, बहुत आदर देते थे। मेरे को बोलते थे आप हमारी गद्दी पे बैठ जाओ और आप टीचर बन जाओ। मैंने कहा भाई मेरे अंदर से तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने तो तुम्हारे शब्द तुमसे ज़्यादा रट लिए हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। बट मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही, मैं नहीं रुकने वाली। फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे ओशो की वीडियो आई। वो लाओ त्से के ऊपर बोल रहे थे, 1 घंटे की वीडियो थी वो। तो वो मैंने सुनी, जिस पल से, जिस टाइम से, उस टाइम मेरे अंदर हुआ कुछ क्लिक कि हाँ, शायद मैं इसी को खोज रही थी, मैं इसी की आवाज़ सुनना चाहती थी, मैं इसी तरह का अध्यात्म सुनना चाह रही थी। होता है ना, जैसे अपना टेस्ट मिल जाता है हुँ, तो मज़ा आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ और फिर मुझे इतना वहम हुआ ओशो का, ओशो के लेक्चर का, कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, मैं टॉयलेट में जा रही हूँ, मैं किचन में जा रही हूँ, मैं एंड्रॉयड फ़ोन लेके ही जा रही हूँ। और फिर डायनामिक मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया। पहले मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि ओशो का डायनामिक मेडिटेशन है, वो 1 घंटे का होता है, उसके 10-10 मिनट के स्टेप होते हैं, वो करने हैं। अब म्यूज़िक का मुझे नहीं पता कि म्यूज़िक भी होता है, और मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ओशो बॉडी में है कि नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि हाँ, मेरे सामने ही है, मुझे हिडन गाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या करती थी, मेरे पास रूम था, एक बहुत छोटा-सा रूम था। उसमें सारा फर्नीचर भी था, और मतलब मैं इधर से उधर विज़िट कर लूँ इतना था वो। तो मैं क्या करती थी, रेडियो था उस टाइम, रेडियो चला लेती थी, सामने एक घड़ी थी छोटी-सी, वो रख लेती थी, 10-10 मिनट उसमें देखती रहती थी, और स्टेप मुझे पता था कि क्या करने हैं। करना क्या था, रोना, चिल्लाना, चीखना ही था, कैथारसिस ही था सारा। वो मैं ऐसे-ऐसे करती रहती थी। तो फिर एक दिन मतलब जैसे वुमन होती है ना, बहुत हार्टेडली होती है, तो वो रो रही है ओशो को याद करके कि ओशो, कि मुझे है ना तेरे मतलब तेरे रंगों में रंगना है। वो कपड़े मुझे पहनने थे ओशो को, जब मेहरून रोब होता है, और मुझे ना स्टेज पे डांस करना है तेरे सामने। तो ऐसे-ऐसे करके ना अंदर बहुत-बहुत मीरा की तरह ना इतना सारा प्यार, इतना सारा डेडिकेशन आता गया। मैं उसके लेक्चर सुनती गई, सुनती गई, और फिर एक दिन ऐसा लाइफ में चेंज आया कि मैंने सारा घर-बार छोड़ के आश्रम जॉइन कर लिया। मेहसाणा गुजरात में चली गई, सारा मतलब फैमिली सब कुछ त्याग-त्यूग के, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी। ओशो का नाम ऐसा बदनाम सा था कि ओशो के लेक्चर सुनती है, कि ओशो तो सेक्स गुरु है, ये है, वो है, कि बंद करो ये वो। बट मेरे अंदर इतना वो हो गया था कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी छोड़ सकती हूँ, मैं सारे सुख-सुविधा छोड़ सकती हूँ, तुम्हारी सारी सिक्योरिटी, तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारा खाना-पीना, तुम्हारी इज़्ज़त सब छोड़ सकती हूँ मैं, लेकिन मैं अब ओशो को नहीं छोड़ सकती, मेरी ये स्टेज आ गई थी। तो मैंने मेहसाणा गुजरात जाके जॉइन किया, संन्यास लिया। और फिर काफ़ी वहाँ पर भी मतलब लोग मेरे को ऐसे बोलते थे कि तुम बिल्कुल पागल ही होती जा रही हो, क्योंकि सुबह से लेके डायनामिक के टाइम से लेके 6 बजे के और इवनिंग के व्हाइट रोब तक सारे मेडिटेशन अटेंड करती थी। मैं पूरा दिन हॉल में ही रहती थी। मेरे को होश ही नहीं था खाना-पीना कब है, सोना कब है। बस हर समय या तो नाचना ही रहता था मेरा, या सारे मेडिटेशन अटेंड करने थे। बहुत बुरी तरह, जैसे एक शराबी को लत लग जाती है ना, बिल्कुल, वो लत बिल्कुल। मुझे लग गई थी।
सब बोलते थे इतना मत कर, बॉडी थक जाएगी या तुझे थकान हो जाएगी। मैंने कहा यार अभी तक मैंने नहीं किया, तब कौन-सा मेरा जीवन का कुछ मुझे मिल गया। अभी अब जो मेरा कुछ राइट। मतलब ऐसा है कि डैमेज हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बहुत डैमेज हो चुकी हूँ, अब मेरा कुछ कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैंने 7-8 साल तक मेडिटेशन ही किए सारे। अब ऐसी स्टेज है, 10 साल पहले मैंने संन्यास लिया था कि पहले तो मैं आश्रमों में रही 2-3 साल, उसके बाद मैंने फिर खुद का अपना थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के अपने पैरों पे खड़ी होके अपना रेंटेड हाउस लिया। फिर 7 साल मैं साउथ इंडिया रही, केरला। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेडिटेशन या अदर चीज़ वो लोग अलाउ नहीं करते। ये कि उनका हम्म। मतलब उनके लोग, धर्म के लोग किसी और रिलीजन में जा रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी सीख रहे हैं, वो सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी को ही फ़ॉलो करते हैं। तो फिर वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं चला, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला, तो फिर मैं वहाँ से ऋषिकेश आ गई, पिछले साल आई थी। अब 2 साल हो गया मुझे नॉर्थ में रहते, 1 साल ऋषिकेश में रही थी, अभी लखनऊ में हूँ। तो इस बीच में 2-3 साल के अंतर्गत मैंने तंत्रा का नाम सुना और सेक्सुअलिटी को लेके बचपन से ही मेरी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, इस तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा था। तो और इस चीज़ को लेकर मतलब बहुत बार मैंने सहा भी बहुत है। जैसे छोटे बच्चों का चाइल्ड अब्यूज़ होता है या फिर घरों में मैं देख रही हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े हैं या मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। तो बहुत इस चीज़ को ना बहुत नेगेटिव वे में लेते थे। तो सेक्सुअलिटी को लेकर अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हीन भावना, घृणा, गुस्सा, नफ़रत ये सब रहता था। तो एक नेगेटिव पहलू था सेक्सुअलिटी को लेकर, कोई अच्छा तो नहीं था बहुत। बट एक दिन मैंने ओशोस के लेक्चर में ही तंत्रा का जिक्र सुना कि तंत्र नाम की कोई चीज होती है। और पता नहीं क्यों उस जिस टाइम मैं तंत्र को सुन रही थी उस टाइम मेरी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो रही थी। मेरा सेक्सुअलिटी के प्रति ना डेडिकेशन हो रहा था, एक भक्ति भाव की तरह मैं इस फीलिंग को ले रही थी, मैं जी रही थी बकायदा। तो मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती थी। मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई पाप है, कोई नेगेटिविटी है, कि सेक्स कोई टैबू टॉपिक है। मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे समझ आ रहा था कि ये मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी है। सेक्स क्या है? सेक्स एक जीवन ऊर्जा है। जिसको हम अलग-अलग तरह से प्लेज़र लेते हैं, एन्जॉय करते हैं। किसी का मन होता है इस ऊर्जा का प्रयोग वो बिज़नेस में करता है। किसी का मन होता है कि वो ड्राइंग, पेंटिंग बनाने में, गार्डनिंग में कर रहा है, डांस में कर रहा है, ऊर्जा का उपयोग ही तो कर रहा है। ऐसे ही किसी-किसी का मन होता है कि वो अपनी बॉडी से प्लेज़र ले रहा है। किसी-किसी का मन होता है वो खाने से प्लेज़र ले रहा है, तो बात एक ही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा हम्म। था कि जब बात बॉडी की आती है तो हम इतना शेम फ़ील क्यों करते हैं? हमें क्यों इतना बुरा लगता है? बट ठीक है, उस टाइम मैं बहुत अच्छा-सा मतलब इसको सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करी थी, नई-नई चीज़ें इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ थी जो मैंने खुद ही बनाई थी, खुद ही तैयार की थी। अब वो देखो ओशो तो बॉडी में थे नहीं, तो मैं कहीं उनके आश्रम में जाऊँ सीखने, बस खाली लेक्चर ही सुनती थी। 3-4 किताबें हैं, बहुत छोटी-छोटी हैं, विज्ञान भैरव तंत्र है, 2-3 किताबें और हैं ओशो की, तो वो सारी इंग्लिश में ही हैं। और तब मैंने सुना था कि ओशो जब भी तंत्र थेरेपी करवाते थे तो भारतीयों को अलाउ नहीं करते थे। तो वो सारी इंग्लिश में ही है। इंग्लिश मेरी वीक थी बट धीरे-धीरे सीखती गई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था बहुत ओशो की आवाज़ में सुनने में। तो वो सारी चीज़ें मेरे को समझ आती गई। तो फिर एक अचानक से मेरे पता नहीं क्या हुआ, पहले तो मैं नॉर्मल मेडिटेशन के कैंप लेती थी, फिर मेरे को हुआ धीरे-धीरे मेरा झुकाव हो रहा था कि मैं सेक्स एजुकेशन दे रही हूँ लोगों को यूट्यूब के थ्रू, या जिनकी भी काउंसलिंग आ रही है मैं उनको हाइजीन के बारे में बता रही हूँ। सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं हस्बैंड वाइफ के वो मैं सुलझा रही हूँ। तो फिर पता नहीं क्यों ओशो की एक बात मुझे याद आती है, ओशो कहते थे कि तंत्र को आप नहीं ले सकते, आप नहीं चुन सकते, तंत्र आपको चुनता है। तो मैं कहूँगी कि तंत्र राइट। ने मुझे चुना है, मैंने उसको नहीं चुना। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी पावर को अपने अकॉर्डिंग चला सकूँ या मैं ये कह सकूँ कि मैं इस लायक हूँ। हो सकता है कोई यूनिवर्स में पावर बहुत तरह की होती है, तो उसने मुझे चूज़ कर लिया हो। तो ये थी तंत्र की छोटी-मोटी जर्नी मेरी।
बहुत बहुत सुंदर। मैं इसको पूरा जोड़ के देखती हूँ तो जैसे हमारे चैनल में ये जो खोजियों का सत्र, ये मुझे बहुत सफल दिख रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति को हम देखते हैं बचपन से लेकर अभी तक। लोगों का कई कई ख्याल रहता है, क्योंकि साधक होता है वो अपने हिसाब से सभी साधना करते हैं, सभी मार्ग वहीं तक पहुंचता है। लेकिन बहुत उलझे हुए लोग रहते हैं लोग। एक साधना कोई करता है तो वो उसको लगता है कि दूसरा गलत है, दूसरा इससे कम है, इससे ज्यादा है, उलझा हुआ है। और किसी व्यक्ति का एक बहुआयाम रहता है, उसका एक चीज को जो कुछ उठा लो और कंक्लूड कर लो कि ऐसा है। तो ये जो पॉडकास्ट इस तरह से है, यहाँ पे जो भी खोजी आएंगे, और मैंने खोजी नाम रखा क्योंकि अभी सभी लोग तो हम खोजी है ना, कि हम कुछ सही। गति में है, गति में है, जा रहे हैं। तो उसमें उसमें हम व्यक्ति को देखेंगे, व्यक्ति की जो सरल तरल, जो आज ह्यूमन जो अभिव्यक्ति कई कई आयाम में खेला है, वो देखेंगे। आपके बचपन से देखो आपको क्या जोड़ के रखा है। जो बोलते हैं ना, अध्यात्म वही है जो चाबी खोलते जाता है, खोलते जाता है। जो वो है ना, कैच योर इंट्यूशंस। तो आपको जो जो चीज आया आप उसको पकड़ते गए, पकड़ते गए। सभी को शायद वो चीज आता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, तो वो चीजों को वो समझ नहीं पाते। अस्तित्व का द्वार तो खुला है, तो आप वो चीज को बोल्डली पकड़े। जैसे फैमिली में भी अल्लाह नहीं था, शिव भक्ति था, तो एक भक्ति तो अंदर था, लेकिन उसको राह दिखाना था। और वो चीज करके करते साहस के साथ घर द्वार छोड़ के सन्यास लेना। लेने का मन करके लोग मर जाते हैं। कोई भी चीज करने का मन करके लोग मर जाते हैं, और मरते दम तक भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि करना है या नहीं करना है। यहाँ लोग अपना मकान बनाएंगे या नहीं, उसमें भी डाउटफुल रहते हैं, इतना कंफ्यूजन। उसमें हम अपनी इंट्यूशन को पकड़ के उसमें क्या परिणाम आएगा ना सोच के जो लोग डिसीजन लेते हैं, अध्यात्म का दरवाजा मेरे हिसाब से उनके लिए खुलता है। और आपने जैसे कहा तंत्र ने आपको चुना, वो बात को मैं मानती हूँ। जैसे मैं जो कर रही हूँ, मुझे अस्तित्व ने चुना, तो हमें अस्तित्व चुनता है। फिर हमको भी वो सिग्नल को समझना पड़ेगा, डोर खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो दस्तखत दे के चला भी जाएगा। ये है एक सही बात। बात। बाकी बहुत सेक्सुअलिटी के बारी ऊपर, नॉक नॉक होता है हमारे लाइफ में ना, बहुत बारी नॉक नॉक होता है। अगर हम दरवाजा खोल देते हैं तो हम उस चीज को एक ब्लेसिंग की तरह धारण कर लेते हैं। बिल्कुल और अगर बिल्कुल, अपने ही ईगो में रहें कि भैया नहीं खोलना, अब जो बज रहा है बजने दो, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलता है। और ये जो मानव शरीर इसी जन्म में, बाकी जन्म का है नहीं है वो पता नहीं, हमको पता नहीं है। तो हमारा डेथ और बर्थ फिक्स है, तो बीच में हम कैसा गति करेंगे ये हमारे हाथ में है। काफी हमारे हाथ में है कि हम उसको पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। ये जो लाभ क्षति का और समाज की जो चीजें का तोड़ के जो लोग जीते हैं, उनका लाइफ बोल्ड होता है, उनका लाइफ में। और हम अंदर क्या खिलता है ये इंपॉर्टेंट है। बाहर क्या दिखता है, कौन क्या समझता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर क्या खिलता है, नहीं नहीं तो बहुत लोगों का नैतिकता से भरा हुआ जीवन, अंदर कुछ भी नहीं खुला है। अंदर बंद दरवाजा, और बंद तालाब में हमेशा कचरा डिपॉजिट होता है। बहते जाएंगे तो शुद्धिकरण होता जाता है। बाकी सेक्सुअलिटी की जो बात है, ये मैं बोलना चाहूंगी। सेक्सुअलिटी को लेके आप बोले कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी था। आप एक इंसान बोलिए जिसको इसको क्यूरियोसिटी नहीं हो इसको लेके। जीवन का मूल धारा है, तो नेचुरल है इसकी तरफ क्यूरियोसिटी रहना। वो आप सरलता से वो बोले कि इसको लेके क्यूरियोसिटी था। और ये हमारा चक्र के हिसाब से देखो तो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र आता है। मूलाधार हमारा अस्तित्व के बाद हमारा जेंडर आता है, जो हमारा पहचान आइडेंटिटी बनता है कि हम क्या है। तो उसमें उसी से शायद ये जो ये है, ओशो ने इसलिए इसके बारे में बात किया। और आप देखिए एक बच्चा का पैदा होता है भी इसी से। और आपको सेक्सुअलिटी को लेके आप गंदा सोचते हो, और उसी से बच्चा पैदा होता है, इसीलिए नालायक पैदा होते हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल कभी आप कभी क्लिनिक में बहुत आते हैं ना, लोग बोलते हैं कि बच्चा गलती से पैदा हो गया। मैंने कहा गलती से एक गलत चीज पैदा हो सकता है, तो किड्स शुड बॉर्न आउट ऑफ अवेयरनेस ना, कि आप समझो खुद को पहले। तो ये चीज तो तो इसमें, पहले जब बच्चा पैदा होता था ना, मैंने मतलब किताबों में ही पढ़ा था, रियल लाइफ में मुझे पता नहीं कैसे होते थे। तो है ना, अंदर जो थे हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थी, वो संभोग कर रहे होते हैं, और बाहर जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो अनुष्ठान कर रहे होते हैं। तो इस चीज को इतना प्योर मानते थे वो। इस तरह से अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि बच्चा पैदा कर रहे हो, एक आप एक सारे रिचुअल्स कर रहे हो, सारे अनुष्ठान कर रहे हो, इस तरह से आप बच्चे को पैदा कर रहे हो, तो वो कितना मतलब डिवाइन पैदा होगा।
आजकल हम क्या करते हैं, रूम में लाइट बंद करके छिप छिप के बस बंदरों की तरह 2-3 मिनट पेनिट्रेशन किया, और वो भी ऐसे सोए सोए बेहोशी में, और ये मान के कि बहुत गंदा, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ। तो फिर वैसे ही बच्चे पैदा होते हम्म। पार्टनर हस्बैंड वाइफ में कोई रिश्ता ही अच्छा नहीं है, बस शारीरिक जीव जैसा जुड़ाव। तो रिश्ता हैं। बहुत गहरा और नहीं हेलो, है, तो हमारी वो हमारी बातें इसमें सुनो, नहीं उतरना हमारा चाहिए, वो ज्ञान सोने का सुन है। लो। जी। तो हम पता है क्या बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जैसे कि सब मतलब सब इनलाइटेंड है, सब बुद्ध पुरुष है, सब बोलते हैं कि हम तो शरीर से बहुत ऊपर उठ चुके। भैया, तुमने शरीर को स्वीकार नहीं किया अभी तक, तुम अपने जननांगों बिल्कुल। तक को नहीं छू सकते, और तुम मंदिरों में जल चढ़ा रहे हो। कहाँ पे, किस पे? तो बिल्कुल, ऐसी शरीर ड्युअलिटी जो है, में हम जीते हैं। जीवन यहाँ से शुरू होता है, धरती से लेकर आकाश तक। आपके पैर के नीचे धरती नहीं रहेगा तो आप उड़ान कहाँ से लगाओगे? आधार क्या है? तो शरीर बॉडी टेम्पल कहा गया है। तो ये बॉडी को जैसे होता है ना, इंद्रियों के बारे में, एक होता है एनिमल, उसको इंद्रियों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य है इसको, लेकिन वो क्योंकि उसको चीजों को पता ही नहीं पाप है। नहीं मानता ना, तो वो मतलब वो पुण्य नहीं मानता ना, तो वो पाप भी नहीं मानता। जानवर वो कुछ मानता ही नहीं है, वो बिल्कुल बहुत हाँ, नेचुरल वे में जी रहा होता है। तो उसको उसका एग्जाम्पल लेना तो बेवकूफी है हमारी। तो इसको वही जो एनिमल है और ह्यूमन में फर्क तो वही है कि हम समझ के वो चीज को सभी इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। तो जो व्यक्ति ना समझ के, जैसे आपने कहा कि कुछ समझ नहीं है उसको गंदा मान के करना, एनिमल तो गंदा भी नहीं मानता, वो भी बेटर बात है, हाँ, उस वो हिसाब तो से कुछ मनुष्य मानता ही गिरता है नहीं है। ज्यादा, क्योंकि मनुष्य जीरो बिल्कुल। पे नहीं रहता, एनिमल तो न्यूट्रल रहता है। मनुष्य इट कैन बिकम बुद्धा, इट कैन बिकम हिटलर, मतलब पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी। तो ये ज्यादा नेगेटिव मान के करता है, एनिमल तो भूल भी जाता है कि जो नेचुरली हुआ इट हैपेंड, बस डन। हम्म। मनुष्य तो रेप कितने कितने तरह के अब्यूज का होता है, सोशल मीडिया में, इंटरनेट में पॉर्न साइट कितने भरे पड़े हैं। अगर ये चीज महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, क्यूरियस नहीं है, तो इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? और जो ये चीज को समझता है अच्छे से, उसको ये सब देखने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप बोलते हो ये तंत्र गलत है, तंत्र मतलब खुद से जुड़ना। मुझे तो इतना नहीं पता है, अभी आप बताएंगे तंत्र क्या है जो है। देखो, तंत्र की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ, जो मैंने खुद, मैं जितना भी आज बोलूंगी ना वो मेरे खुद का जीवन है। मैंने कहीं किताबों बिल्कुल, से पढ़ के आज नहीं का बोला। स्ट्रीम इसी के ऊपर है, आपका जीवन। ताकि जो आपका जीवन में जो जो तरह के आयाम, हम सभी गलत सही कई कई तरह के खोज करके, जीवन का अध्ययन करके तो ग्रो करते हैं ना, वो सब देखना है। उसी से एक इंसान का सरल निर्यास निकलता है। जी बोलिए, और तंत्र के बारे में थोड़ा बोलिए, ये होता तभी क्या हम है? टच कर पाते हैं। अभी मैं दिल से बोलूंगी ना जो बातें, वो आपके दिल को छुएंगी, और जो मैं यहाँ से बिल्कुल। बोलूंगी ना वो यहीं पे रह जाएंगी, दिमाग से खाली ज्ञान वो तो ज्ञान रखा कोरा, हुआ जो हो किसी जाएगा। काम का नहीं होता, वो रट्टा मार तोते की तरह हो जाएगा। तो तंत्र क्या है? तंत्र इज ए वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू बी सडन एनलाइटनमेंट। तंत्र भी अध्यात्म ही है। और अध्यात्म हम किस लिए शुरुआत करते हैं? अध्यात्म की मुक्ति पाने के लिए, अल्टीमेट फ्रीडम। बट क्या है कि तंत्र इज वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड जो तंत्र है, तंत्र इज बेस्ड ऑन आवर सेक्सुअलिटी। तंत्र का जो वे है वो हमारी सेक्सुअल एनर्जी पर बेस्ड है। एंड सेक्सुअलिटी इज नॉट पॉर्न, सेक्सुअलिटी इज आवर बिल्कुल। लाइफ फोर्स एनर्जी। सेक्सुअलिटी हमारी अश्लीलता नहीं है, सेक्सुअलिटी हमारी कामुकता है, जो कि हमारी जीवन ऊर्जा है। अब देखो, जिस राइट। जीवन ऊर्जा से मैं पैदा हुई हूँ उसको मैं गालियां दूंगी, तो फिर मेरा पूरा जीवन कैसा तो होगा? इसी ये इसी ऐसा से ही लोग है। परिचित नहीं है, तभी वो चीज को गालियां देते हैं और छुप छुप के देखते भी है, दो चीज करते हैं लोग। ऐसा और ही इससे है कि परिचित होते हैं तो इट विल टेक इट नेचुरली। जी। जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरी माँ है, मैं उसके ही खिलाफ हो जाऊं तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा? मेरा शरीर जो इतना सुंदर विकसित होना था वो कौन करेगा? मेरी माँ को तो मैंने दुश्मन बना लिया। मेरी जो लाइफ फोर्स हम्म। एनर्जी थी, जो मेरी जीवन ऊर्जा थी, उसके तो मैं विरोध में खड़ी हो गई। तो मेरा पूरा जीवन कैसा होगा? बीमार, मानसिक बीमार होंगी मैं, शारीरिक बीमार होंगी मैं, विक्षिप्त होंगी मैं, पागल होंगी। भले मैं जी रही होंगी थोड़ा बहुत खा पी के, थोड़ा बहुत एनर्जी लेके, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेके, बट मैं विक्षिप्त ही रहूंगी। और आज का जो बिल्कुल। युग, मैं तो आज का ही बोलूंगी, कल का मुझे नहीं पता क्या था, आगे भी क्या होगा। तो आज जो मैं देख रही हूँ ना, अपने भीतर भी और औरों में भी, लगभग मोस्टली लोग विक्षिप्त ही है इस चीज को लेकर।
जब भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना, जो नेचुरल चीज है, जो नेचर है हमारा, जो हमारा बेस है, फाउंडेशन है, कोई भी व्यक्ति जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो विक्षिप्त ही होगा, वो पागल ही होगा, वो स्वस्थ जीवन जी ही नहीं सकता। बुद्ध तो क्या है, एक वेरी ट्रू। स्वस्थ जीवन है ना, जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, या परमात्मा, ईश्वर, जो भी आप नाम दे लो, वो क्या है? वो शुद्ध चेतना है ना, वो स्वस्थ चेतना ही तो है। तो मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि हम इस चीज के खिलाफ होके, और हम, जैसे कि आम तौर पर हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाए, बट जो ब्रह्मचार्य है वो क्या है, कि वो खिलाफ है ऊर्जा के, जीवन ऊर्जा के। हम जबरदस्ती व्रत उपवास कर रहे हैं, भैया हमें भूख लग रही है तो आराम से खाना लेके खा लो ना, इसमें क्या पाप है? मैं जैसे ही अपना नोज को टच करती हूँ, आईज को टच करती हूँ, अपने हाथ को स्पर्श करती हूँ, मुझे खुजली हो रही है तो मैं कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मेरे जननांगों में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही है, खुजली हो रही है, या मेरा मन कर रहा है उनको साफ करने का या छूने का, तो जैसे मैंने इसको किया वैसे ही मैं उसको भी तो छू सकती हूँ। उसमें क्या ऐसा पाप है? लेकिन हम डरे बैठे हैं, बिल्कुल। हम वो भयभीत वो बैठे कुछ हैं उस चीज चीज का से। शायद नेगेटिविटी हुआ है, उसकी साइड इफेक्ट से दूसरा छोर आया है। जैसे ओशो का एक मैंने सुना था, वो बोले लड्डू के ऊपर बैन लगा दो, फिर मैगजीन में लड्डू के तरह तरह के लड्डुओं की तस्वीर बिकेगा और लोग छुप छुप के उसको देखेंगे, जैसे पॉर्न देखते हैं। तो नहीं, इसको देखो, शायद अननेचुरल लेने की वजह से ऐसे हुआ है। मैं जो अब जो मैं जो कर रही हूँ ना, और जो मैं समझ रही हूँ, उसमें मैं ओशो को भी बीच में नहीं लाती। हाँ, मैं ओशो की सन्यासी हूँ, ओशो को सुनना मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं पता ओशो क्या करवाते थे। मैं अपना ही जो मैंने जीवन से सीखा है ना, उन्हीं को मैंने थेरेपी बनाया है। जो मैंने बिल्कुल। जिया है अपनी सेक्सुअलिटी में, जो मैंने अपने अंदर से दबा हुआ बाहर निकाला है, जिनकी वजह से जो नेगेटिविटी थी वो मेरी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई है, जो मेरी नेगेटिविटी थी वो मेरे डिवाइन में कन्वर्ट हुई है। तो वही वे मैं लोगों को समझाती हूँ। वो, और मुझे नहीं हम पता कि किस लोग और तंत्र टीचर है और जी वो जी क्या जी। करवाते हैं क्या चाहे नहीं ओशो करवाते। हो, बुद्ध हो, जो हो, उनका अपना यात्रा था। हम किसी से प्रेरणा बिल्कुल। ले सकते हैं, जैसे आपने लिया था शुरू से ओशो में। लेकिन जीवन हमारा होता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हम जब वो प्रैक्टिस में लाते हैं, जीवन में उतारते हैं, जो देखते हैं, हाँ ऐसा है। जैसे आपने कहा सेक्सुअलिटी को लेके क्यूरियस, मैंने कहा ऐसा एक व्यक्ति बताइए जो क्यूरियस नहीं होगा। कोई नहीं, माने या ना एक्चुअली माने। तो क्योंकि एक बच्चा इसको होता है बहुत ना, छुपा उसका के मन होता कपड़े। है रोने का, तो वो खुल के रो लेता है। एक बच्चा, बिल्कुल। एक तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर ये सोचता है कि समाज मुझे रोते हुए देखेगा तो मेरी क्या इमेज तो बनेगी। क्या। तो मैं बच्ची ही रही। मेरे को रोना था तो मैं रोई, हंसना था तो हंसी। सेक्सुअलिटी का मन था, भाव था, जो भी जीना था वो मैंने जिया। मैं बड़ी हुई नहीं अंदर से, इसलिए शायद आज मैं इस स्टेज पे हूँ। और जो जैसे जीवन का उद्देश्य रहता है, एक जो दो एक शून्य से दूसरा शून्य की तरफ पहुंचना। आपकी बातों से मैं वो कर रही हूँ। जैसे एक बच्चा एक जीरो है, उसको कुछ पता नहीं है, फिर आप बच्चा जैसा बन जाओ, आपका जो जो नेगेटिविटी ईगो, जो नेगेटिव ईगो डिस्ट्रॉय हो जाए, जो अस्तित्वात्मक है वो हमें धारण करे, फिर हम बच्चे जैसा हो जाता है कि जो है वो है। नहीं तो। और जैसे सेक्सुअलिटी आप देखिए, एक बच्चा क्रॉल करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर वो ब्रश करना सीखता है। वैसे एक एज पे हार्मोनल चीजें भी आता है। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। वो सोसाइटी ने बना के रखा है कि दिस इज क्राइम। सो हाउ द किड विल ग्रो, हाउ सी और ही विल बी कंफ्यूज्ड कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसे जो आकर्षण हो रहा है, जो इस आप तरह से मानोगे नहीं, चेंजेस आ रहा है। आधे से ज्यादा आबादी ना हमारी भारत की सेक्सुअलिटी में ही फंसी पड़ी है। जो यंगस्टर हैं वो छुप छुप के सेक्स कर रहे हैं, या बैठ बैठ के इमेजिनेशन कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। कर रहे हैं। अब ये हिडन क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो उनकी मदर उनको समझाती है, ना उनके फादर उनको समझाते हैं कि बेटा एक टाइम बाद, 13 14 15 साल का जब तू हो जाता है तो नाइटफॉल नॉर्मल चीज है। अगर वो उसका मास्टरबेशन का मन है, हस्त मैथुन का मन है, तो उसको पहले ही समझा दो कि बेटा ऐसे ऐसे कर ले, कि क्योंकि बहुत ज्यादा रबिंग से या बहुत ज्यादा तेरे छिप छिप के ये चीजें करने से तेरे नुकसान भी हो सकता है बॉडी में, है ना, स्क्रैचेस लग सकते हैं, या आगे जाके ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा पैदा करने लायक ना हो, या खुद ही उसकी बॉडी में कुछ डैमेज आ जाए। तो नॉर्मली हम समझा सकते हैं अपने बच्चे को, नॉर्मली हम उसको छोटी छोटी सेक्सुअलिटी को गाइड कर सकते हैं। जैसे वुमेन होती है, उनको पीरियड्स टाइम आता है। अच्छा, मैं एक छोटी सा अपना उदाहरण देती हूँ आपको।
मुझे जी, जो जी, जी। पीरियड हुए ना, तो मेरी मदर ऐसे देख रही मेरी तरफ। पहले तो 2-3 दिन मैंने बताया ही नहीं कि मम्मी ब्लड मेरे को आ रहा है। फिर मैं, अब वो ज़्यादा आने लग गया तो भैया अब तो बताना पड़ेगा, और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा कहीं मैं कूदती-वूदती होंगी तो मेरे को चोट-वोट लगी है। मैं ऐसे सोची जा रही, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली कि हाँ, पता नहीं क्या हो गया। फिर वो मासी के पास मेरे को लेके गई, फिर मासी ने मेरे को 3-4 बातें सुनाई कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा ठीक। अब कोई मेरे को ढंग से ये नहीं बता रहा कि भैया इस एज में पीरियड्स आते ही हैं, तुम पैड ले लो, इसको लगा लो और तुम ठीक रहो। नहीं बताया। मेरी मम्मी क्या करती थी, आज भी मुझे रोना आता है जब मैं अपना पीरियड्स टाइम याद करती हूँ, तो इतना मोटा कपड़ा, तौलिया जो होता है ना, वो लगा के दे देती थी, और मैं स्कर्ट पहन के स्कूल में बैठती थी बेंच पे। अब ईंट की तरह वो इतना ऊंचा हो जाता था, मैं अंदर अंदर इतना रोती थी, इतना रोती थी, मैं किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर पा रही थी। तो सेक्सुअलिटी को लेकर, हमारे शरीर को लेकर हमारा ये हाल है। वो तो धीरे-धीरे फ्रेंड बिल्कुल। से बात हुई, थोड़ा बहुत समझ मेरी बढ़ी तो मैं पैड यूज़ करने लगी। फिर एक आज टाइम ऐसा आ रहा है कि मैं लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, भैया तुम पैड भी छोड़ दो, तुम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर लो। बट वो चीज़ें याद करती हूँ ना तो बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ होती है कि हमें हमारे शरीर के बारे में वो कोई कुछ टाइम बताता ही नहीं है। में हाँ, असीमा जी वो हमारी खुद टाइम की शायद माँ ऐसा नहीं था। बताती है। जैसे आज मैं भी 6 साल पहले एक न्यूज पढ़ी, कुछ स्टेट में मेंस्ट्रुअल हट बनाया जाता है, जैसे अलग कमरा बाहर। हाँ, हाँ। ऐसे कमरे पे एक लड़की थी, उसके ऊपर बिजली गिरा रात को और वो मर गई। ऐसे हुँ। तो मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था अरे! कि ये क्या है। ये तो बहुत पुरानी चीज़ है। आप मेरे टाइम की जो मेरी मम्मा थी वो तो इतनी पुरानी नहीं थी ना, और मैं तो इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ऐज की जो लेडीज़ है ना, वो भी अपने बच्चों को नहीं बताती। उनको खुद भी अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखना आता। पैंटी तक, ब्रा तक का उनको साइज़ नहीं पता। मुझे खुद भी नहीं पता था 10 साल पहले कि मेरी ब्रा का साइज़ क्या है? मेरा कप साइज़ क्या है? मेरी चेस्ट का साइज़ क्या है? मुझे नहीं पता था। क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि भैया मेरी मतलब साइज़ क्या है मेरा पैंटी का, ब्रा का। और फिर हाइजीन का कोई ध्यान नहीं। ऐसे-ऐसे केस मेरे पास आते हैं। एक पाकिस्तान से मेरे पास केस आया था काउंसलिंग के लिए। उनको वो बोलता था कि जब भी मैं अपनी वाइफ़ के साथ इन्वॉल्व होता हूँ, तो मुझे बुखार हो जाता है हर बार, और बहुत हाई टेम्परेचर पे बुखार हो जाता है। तो फिर मैंने उससे पूछा एक-एक बात करके कि भाई बेटा तू करता क्या है? उसने सारा बताया, और मैटर पता है क्या था? कि उसको हाइजीन का ध्यान नहीं रखना था। वो मतलब टिश्यू यूज़ नहीं करता था, या फिर वॉश नहीं करता था, करने से पहले, करने के बाद भी। ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे माँ की तरह उसको समझानी पड़ी, और फिर 2-3 1 महीने बाद वो वापस उसकी कॉल आई, बोला मैं अब ठीक हूँ। कि मैंने उसको क्या दवाई दी? मैंने कौन-सा उसको बहुत बड़ा ज्ञान सुना दिया कि बेटा तू ऐसे-ऐसे कर। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती। जो जितना धार्मिक देश होता है ना, उतना ही उसका बेड़ा गर्क होता है। वो इन बातों पे चर्चा करना ही नहीं चाहता। अब जितनी भी गंगा माँ को हम पूजते हैं ना, जिनको भी हम माँ बोलते हैं, जैसे गंगा माँ है, सबसे बुरा हाल उसका है। और जो नदी नहीं पूजी जाती ना, जो धार्मिक नहीं है, वो साफ-सुथरी है, क्रिस्टल क्लियर है। तो पता नहीं धर्म हमें ऐसा मतलब क्यों बनाते हैं कि हम अपना हाइजीन भी नहीं सीख पाते। अजीब-सी दुविधा है बिल्कुल। हमारी, किस पे मैं बात करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी। धर्म हमारे लिए है, हम धर्म के लिए बन जाए तो दिक्कत होता है। हमने धर्म बनाया ताकि एक संगठित मानव समाज हो, क्योंकि हम कुछ बनाए ऐसा इमेजिनेशन हमें वरदान है हाँ, कि बिल्कुल, एनिमल तो इतना इंसान सोच नहीं अकेला सकता, नहीं रह सकता, इंसान नहीं अकेला रह नहीं रह सकता, सकता, हमारा इकट्ठा कल्पना होके है चाहिए। सही कि हम बात है। बेहतर कुछ अपने लिए करें। लेकिन उस वो अगर हमारा गला घोट बन जाए तो क्या मतलब है? वो हमारे लिए है ना, हम उसके लिए थोड़ी है। इसलिए तो आपने ऐसे देखा होगा आजकल जो यंगस्टर है ना, वो शादियाँ नहीं कर रहे। आजकल के बच्चे जो है वो एथिस्ट हुए जा रहे हैं, कोई बच्चा पैदा करना ही नहीं चाह रहा। तो ये ऐसा रिवेंज आ रहा है एक तरफ से, जो कि बहुत नेगेटिव है हाँ, अगर हम जो सोचे तो। जो जो जिस बिल्कुल सही कहा है आपने। जो चीज होता है उसका एक साइड इफेक्ट होता है। जैसे वुमेन लिबर्टी का आप देख लीजिए, पहले बहुत कंजर्वेटिव था, वुमेन को बाहर मत जाने दो और पढ़ने मत दो, ऐसे था। उसको लेके अभी के ज्यादातर वुमेन दे आर ट्राइंग टू बी मैन। सो ये जो रियल बिल्कुल, वुमेन बिल्कुल। स्वाधीन नारी, उसका ग्रोथ होता ही नहीं है। जो ना हमें कंजर्वेटिव है रियल ना मैन वुमेन का बनना चाहता है। मतलब ही नहीं पता। अगर मैं एक आज़ाद नारी की बात करूँ ना, तो मैं पता है क्या कहूँगी? कि मैं उनके जैसे कपड़े पहन लूँ, शॉर्ट्स पहन लूँ, मैं बाल कटवा लूँ अपने, मैं वही बीड़ी सिगरेट पी लूँ, मैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कर लूँ, ये मैं औरत हूँ आज की। तो ये सब क्या बिल्कुल है? सही। बस ये मतलब सब एक दूसरा आदमी बनने की तैयारी है।
बिल्कुल, ये औरत का रिवेंज से वजूद आया है कि बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर, जबकि हमारा जो संतुलन में जीवन है कि रियल कोर को जाके हम देखें, उसमें जाता ही नहीं है, बस यहाँ से वहां तक उछल कूद। रियल मैन आपको नहीं मिलेगा, रियल वुमन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अध्यात्म में जाना पड़ता है कि जो ओशो एक बात बोलते थे कि पुरुष होना सच्चा पुरुष होना नहीं होता, पुरुषत्व को प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है। ऐसे ही स्त्री होना या स्त्री की बॉडी में मान लो उसकी ब्रेस्ट है, निपल्स है, उसका टमी है, उसका गर्भाशय है, योनि है, तो इन चीज से वो स्त्री नहीं बनती। उसको स्त्रीत्व धारण करने के लिए तपस्या साधना करनी पड़ती है। इसलिए तो स्पिरिचुअलिटी का इतना बिल्कुल। महत्व है। आदमी जो पूरे जीवन से थक जाता है ना, रो लेता है, तब वो अध्यात्म की ओर जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। इंसान जितना खोलता है उतना खिलता है। तो ये जो आपने कहा, और ये सेक्सुअलिटी की बात आपने सही कहा, इसको अगर विज्ञान में हम जोड़ेंगे तो हमारा बॉडी का पूरा कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत जरूरी, हार्मोन्स बहुत एंड जरूरी नर्वस है सिस्टम। बेसिक चीजें, नर्वस बिल्कुल। सिस्टम, तो ये दोनों की समझ बहुत जरूरी है कि इसका, और ये हमारा खाली शरीर से नहीं है, शरीर से शुरू होता है। शरीर, मन, सामाजिक तल पे चीजें कितना बदलता है, हमारे आत्मिक तल पे, ये सभी चीजों से इस जुड़ के होता है। और साइंस में भी आपका हार्मोनल इम्बालांस लोगों को ज्यादा हो रहा है, और अभी कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे भाई, हार्मोन भगवान ने दिया है बैलेंस रहने के लिए, कि काय के लिए इम्बालांस हो रहा है? तो कहाँ आपको आजकल रोक हर लगा कि दूसरी हार्मोनल लेडीज इम्बालांस हुआ? आईनी के चक्कर काट रही है। क्यों काट रही है? एक तो शुरू से उसको हाइजीन मेंटेन करना नहीं सिखाया जा रहा। फिर उसके बाद जब उसकी मैरिड लाइफ होती है, तो वहां पर उनको शारीरिक स्तर पर संबंध बनाने नहीं आ रहे, और बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेज हो जाती है इतनी बुरी तरह। या तो बिल्कुल बहुत ज़ोर-ज़ोर से करते हैं कि भैया वुमन बेचारी वैसे ही रोने चिल्लाने चीखने लग जाती है, या उसका बॉडी डैमेज हो जाता है। स्त्री के बारे में कहा जाता है कि उसका जो पूरा शरीर है ना, वो एक फ्लावर की तरह होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। अब जैसे मैं आपकी वाइफ बन गई, अब आपका मेरे ऊपर अधिकार तो हो गया कि भैया आप जब चाहो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ मेरे शरीर तक पहुंच सकते हो, मेरे कपड़े उतार सकते हो, मेरी आत्मा नहीं खोल सकते आप। मेरे हृदय के जो द्वार है वो आप नहीं खोल सकते। तो बहुत ईजी होता है एक स्त्री को नग्न कर देना शरीर के तल पे और कपड़ों के तल पे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उसके हृदय के द्वार आप खोल पाओ, वो अंदर से अनुमति दे पाए आपको। आप सोच के देखो, एक छोटा बच्चा है, वो एक रूम में बंद है, फटाक से आप दरवाजा खोलते हो, वो डर जाएगा ना, सहम जाएगा कि पता नहीं क्या हुआ। और एक आप प्यार से उसका मतलब उससे परमिशन लेके दरवाजा खोल रहे हो कि बेटा मैं आ जाऊं। ऐसा ही स्त्री का या पुरुष का, दोनों का शरीर ऐसा ही होता है। जब आप अनुमति लेके उसके भीतर जाते हो ना, तो कहा जाता है कि जो जीवन के जो रहस्य है ना, वो अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। और जब आप जबरदस्ती रेप करते हो, बलात्कार करते हो कि भैया सब कुछ स्पीड में फटाफट कर दो, तो उससे क्या होता है, वो दरवाजे अंदर के बंद हो जाते हैं। बाहर बाहर से लोगों को लगता है कि इजैकुलेशन हो गया तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई। तंत्र में कहा जाता है कि इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म में बहुत बड़ा फर्क होता है। इजैकुलेशन होता है सिर्फ आपके शरीर से जो तरल पदार्थ निकल रहा है, बट ऑर्गेज्म वो होता है एक आध्यात्मिक वे पे, जब आप पूरा यूनिवर्स से संबंध बना रहे होते हो। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फर्क है ऑर्गेज्म में और इजैकुलेशन में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरुषों का लिंग है, लिंग संस्कृत का शब्द है लिंग, लेकिन अगर इसका हम तंत्र में व्याख्या करें तो द वैंड ऑफ लाइट, रोशनी का द्योतक होता है। ऐसे ही योनि को अगर हम कहें तो द सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थान, जहाँ से हमारा जन्म होता है, हमारे लिए वो मंदिर है, हमारे लिए वो प्योर है। तो अगर एक पुरुष स्त्री के पास जाए और वो उसकी योनि को इस तरह से देखे कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, वो बहुत प्योर है, तो उसके भाव कैसे होंगे? तो सिर्फ शरीर के तल पे ही नहीं, बिल्कुल। जितने भी हमारे डायमेंशन है ना, वो हर डायमेंशन पे डीप इंटीमेसी फील करेंगे अपनी वाइफ के साथ, या मतलब अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो। तो इतनी प्योरिटी से जब हम किसी को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो फिर हमें मंदिरों में जाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? फिर हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? शरीर सबका एक ही है, लेकिन मानसिक बीमारी है कि ओ, इससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो दूसरी के पास जाओ।
दूसरी से नहीं मिला तो तीसरे के पास जाओ। ये क्या है भैया, जब तुम्हें घर की मतलब जो तुम्हारे पास अभी है उसी से तुम्हें रिश्ता बनाना नहीं आ रहा, तो तुम औरों से कैसे बना लोगे? हमारी उंगली ऐसे रहती है। काश हमारी उंगली ऐसी हो जाए कि बदलना औरतों को या बदलना बाहर के आदमियों को नहीं है, बदलना स्वयं को है। जा तो आप ही रहे हो ना हर जगह, कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी? ये तो था दूसरों से संबंध बनाना, खुद खुद के शरीर से हमें संबंध बनाना नहीं आता, हम खुद से अनजान है। जो व्यक्ति स्वयं से अनजान है, खुद के शरीर के प्लेजर का उसको नहीं पता, तो वो दूसरे के साथ कैसे संबंध बना सकता है? हमें ये लगता है कि हमारे पति ने धोखा दिया, हमें लगता है कि हमारी पत्नी ने धोखा दिया। भैया तुम खुद खुद के साथ रह सकते हो 24 घंटे एक कमरे में, तुम्हें खुद से घबराहट होने लग जाती है, तब तुम दूसरों के पास भागते हो कि वो मुझे प्लेजर देगा, वो मुझे सुख देगा। अध्यात्म है क्या? जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मेरा बहुत फेवरेट सा एग्जांपल है, जैसे मैंने एक चाय का कप लिया है। अब चाय के कप में होता क्या है? दूध है, पानी है, चीनी है, गैस है, बनाने वाला है। वो छोटा सा कप, आपका इतना सा कप, उसमें ना पूरा ब्रह्मांड समाया है। आप ये सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों की व्याख्या करके देखो, जैसे दूध है। दूध कहाँ से आया है? गाय से आया है। गाय क्या खाती है? चारा खाती है। चारा कहाँ उगता है? धरती पे उगता है। और जो चारा धरती पे उगता है उसका संपर्क सूरज से होता है। जो सूरज है उसका संपर्क दूसरे अन्य ग्रह उपग्रहों से है। अन्य सूर्य से, जो अन्य सूर्य वो किसी और पर डिपेंड है। तो अगर मान लो बीच से एक हम हटा दे एक भी चीज, तो वो जो चाय का कप हमारे हाथ में था, हमारे घर में था, नहीं होगा। तो उसका सारे अस्तित्व का योगदान उस चाय के कप में है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती हैं। इसको अब चाय के ऊपर लगा लो, आप इसको खाने पे लगा लो, आप इसको किसी के बॉडी पे लगा लो, किसी के शरीर पे लगा लो। अन्न जैसे हम खाते हैं, हम बोलते हैं हिंदुओं में कि अन्नम ब्रह्मा। अब वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम प्रसाद की तरह खाएं, डिवाइन की तरह खाएं, अच्छे से चबा के खाएं। सेब है, एप्पल है, अच्छे से उसको। तंत्र हमें देखो ये चीजें सिखाता है कि जैसे हमने सेब ली है, सेब को फील करो पहले कि वो उसका शेप कैसा है। फिर उसको फील करो कि उसका कलर कैसा है, फिर उसका टेक्सचर मतलब सॉफ्ट है कि हार्ड है। फिर जब आप उसको धीरे धीरे काट रहे हो तो और काटने के बाद जो आप उसको चबा के उसका पूरा अच्छे से रस लेके खा रहे हो, तो आपको मजा नहीं आएगा। एक आप सीधा बिल्कुल। उसको ऐसे ही ठूसे जा रहे हो। तो ऐसे ही सेक्सुअलिटी में जब हम जाते हैं तो एक स्त्री को पुरुष के उसको होने को अनुभव करना है कि उसका अस्तित्व है, उसका मतलब है वो हमारे पास। फिर उसके शरीर को महसूस करना, उसकी खुशबू लेना, उसके उससे जो हम प्लेजर ले रहे हैं उसके प्रति धन्यवाद का भाव अर्जित करना। हमारा जो काम सूत्र है ना, उसमें भी ये कहा जाता है कि कम से कम आप 15-20 दिन तक तो अब पेनिट जारी। कट गया ना? हाँ, हाँ आ गया अभी। अ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रहा है अभी? मेरी आवाज आ हेलो? रहा है आपको? हेलो? हेलो? मुझे आपकी आवाज आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। तो मैं कहाँ पे थी? कि हाँ, मतलब हर चीज को जब भी आप ग्रहण मेरी करते हो आवाज ना तो आपको आ बहुत रहा है? प्योरिटी से लो, बहुत अवेयरनेस के साथ लो। यही तंत्र सिखाता है। कोई बहुत बड़ा अध्यात्म नहीं है, कोई हवा हल्ला चलो। मचाने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं ये तो क्या ही करते हैं। बहुत सारे वुमेन भी हैं, बहुत सारे मैन भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि ये तो सेक्स रैकेट चला रही है। मतलब ऐसे ऐसे इल्जाम मुझ पे लगाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या कर रही है। मैंने कहा भाई तुम हमारा ये एक जो बता दो स्ट्रीम है पूरी इसी के धरती लिए पे। है कि हम रियल ह्यूमन को देखें। मेरी आवाज आ रहा है आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। वन साइडेड हो रहा है। तो आ, और एक बार भेजोगे क्या लिंक? नहीं आ रहा है? क्या करें? हम दोनों की ये यहाँ प्रज्ञा योगी जी बोल रहे हैं कि हम दोनों की आवाज आ रहा है उनको, ऑडियंस को। ये लेकिन किसी हम का दोनों की कमेंट आवाज आया एक है। दूसरे को नहीं आ रहा है। आप दोनों की आवाज सही आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे आपका आ रहा है। आपको मुझे मुझे आपका आ रहा है आवाज।
तो क्या करें, और एक बार काट के जोड़ेंगे या? आ रहा था तो अचानक क्या हो गया? ठीक है, आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका फ्लो अच्छा था, आप कंटिन्यू कीजिए। अब एक बार प्लीज अगर आवाज आ रही हो तो म्यूट और अनम्यूट करके देख लीजिएगा। नहीं, मेरा तो अनम्यूट है। मेरा अनम्यूट है। हम्म, चलिए आप बोलिए, कम से कम ऑडियंस को तो सुनाई दे रहा है। और एक बार। असीमा जी, और एक बार काट के जोड़ेंगे क्या? आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा एक बारी, क्या मैं इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? हाँ हाँ, दोबारा ज्वाइन करें। दोबारा ज्वाइन करें। नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया। हो गया, आ हम्म, रहा है आवाज? अभी हाँ अभी आ रही है। चलो, थैंक गॉड। क्योंकि बहुत अच्छी बात, गहराई से बहुत सुंदर बात हो रहा था, आपने पूरा जो वी ऑल आर कनेक्टेड, हाउ इट इज कनेक्टेड, चाय के कप को लेके बहुत मेरी अच्छा सांस ही अटक उदाहरण गई, दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे भी, मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और मेरा हिंदी लिखना भी स्लो है, तो मैं यहाँ कोशिश करके लिख रही थी। नहीं, आप अभी आ इंग्लिश रहा है में ना लिख आवाज? सकते हैं, इतना चल जाता है। हाँ, हाँ, नहीं मतलब कुछ भी लिखना है, हाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी लिखो, मैं स्लो है तीन अभी। तीन डिवाइस लेके बैठी हूँ आपके लिए, आज हाँ। लैपटॉप भी है, दूसरा फोन भी है, मैं पहला भी मैं है। मैं भारत के, जो भारत से सभी लोगों से जुड़ पाऊं, इसलिए अभी हमेशा हिंदी में लिखती हूँ ना, तो वो पहले आ जाता है, क्योंकि उसमें मेरा हिंदी फाइन हो रहा है, कि ताकि सभी लोग समझ पाए, इसलिए। तो आपने जो कहा ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि आप सेक्स रैकेट चलाती है इस तरह से, या बहुत लोगों को, ये जो स्ट्रीम जो है, ये स्ट्रीम इसीलिए है, ये स्ट्रीम का इसी तरह से रहेगा कि हम एक व्यक्ति को ग्राउंडेड जानेंगे। लोग क्या है, लोगों की आदत है कि ग्राउंड लेवल पे जाना नहीं है और स्टेटमेंट दे देना है। इसी से सभी गड़बड़ होता है, मुझे लगता है कि चीजों को समझते नहीं है। आपने अभी चाय के कप को लेके जो वी आर ऑल आर हाउ वी आर कनेक्टेड, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया। और सेक्सुअलिटी की बात, सेक्स से पैदा होना है, और सेक्स घर घर में होता है, और सेक्स के बारे में बात नहीं करना है, ये स्टिग्मा है। और आपने जैसे कहा कि पति पत्नी में जैसे रिश्ता को लेकर, हमारा समाज में देखिए कैसा कल्चर है। एक लड़की प्रेम करती है तो उसके ऊपर पाबंदी है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसको सीधा एक अनजान व्यक्ति के पास लेके शादी करके डाल दो। और उनका, आप जैसे कहा कि 15-20 दिन तो एक लड़की को समझना चाहिए, तो इस तरह से होता है, ऐसा तो बहुत कम होता है। तो यहाँ मैरिटल रेप बहुत ज्यादा होता है। मुझे एक दोस्त ने पूछा था। हेलो। हाँ हाँ, हाँ आ जी रहा हाँ है जी। आवाज। एक दोस्त ने आप पूछा था बोलिए कि आप बोलिए। डिफाइन करोगे कि प्री मैरिटल, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है, इसमें आपको, आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? मैंने कहा हम पहले हिंसा से लड़ ले, प्रेम से लड़ना नहीं पड़ता। अगर मोहब्बत है, वो खुद संभल जाएगा। अगर वो अपने आप को दूर भी कर सकता है, चीजों को पा भी सकता है, अगर मोहब्बत है तो उसको हम संभाले, दूसरा संभाले, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई खुद से जुड़ा है तो उसमें इतना टैग नहीं लगता। लेकिन अगर हिंसा है
तो मैरिटल हिंसा में तो ज्यादा डेंजर है कि सुबह उठ के रेपिस्ट के लिए आप डोसा बनाओ, पराठा बनाओ। तो अगर हिंसा है तो वो कोई भी रिलेशन में हो, वो हिंसा है, इट इज ये रिजेक्टेड। अगर आंकड़े प्रेम थे है तो प्रज्ञा जी, जी। ये आंकड़े थे हमारे कि वुमेन पे सबसे ज्यादा हिंसा जो है ना वो घरेलू हिंसा ही होती है। तो पिता करता है या भाई बिल्कुल। करता है या उसके आसपास के लोग ही होते हैं, बाहर से उसको खतरा नहीं है, उसको अपने खुद के घर वालों से खतरा रहता है। आप सोच के देखो, जब पति उसके साथ बलात्कार कर रहा है तो वो कहाँ, मतलब किससे हेल्प कहा मांगने जाएगी, जाएगी? कहाँ कौन बिलीव जाएगी, करेगा अभी ये बात को? कौन बिलीव कौन करेगा। विश्वास करेगा? और ये 70% तो आंकड़े थे एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी के, कि 70% लेडीज को तो ऑर्गेजम का पता ही नहीं आज भी। ये तो 70% है। मैं ग्राउंडेड लेवल पे हर किसी से पूछ के जाके देखूं ना, तो मेरी उम्र की औरतों को भी, जिनके दो दो तीन तीन बच्चे भी हो जाते हैं ना, उनको अभी तक नहीं पता कि ऑर्गेजम होता क्या है। और फिर जोड़ देते कि दो बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए, तीन बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए, ऑर्गेजम का तुझे नहीं पता। अरे अरे भाई, बलात्कारी के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ऊट पटांग तथ्य उठाकर हम लाते हैं, ऐसे ऐसे तर्क वितर्क करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो हम इतने अनजान हैं इस चीज से। बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने ये इसको डिस्क्राइब किया, कैसे हम कनेक्टेड है। और हमारा सृजन की धारा भी तो मुझे जितना पता है और सेक्सुअलिटी की इसमें समझ ना से खुलता तंत्र है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी सेक्सुअलिटी को ही समझाता है। अब जैसे मैंने चाय का कप बताया, मैं कहीं और समझने थोड़ी ना गई हूँ। छोटी छोटी बातें हैं आपके जीवन की, कि उठना बैठना कैसे है, नहाना कैसे है, ये सारी चीजें क्या है। मतलब एक जीवन है, एक सर्कल है, उसमें से अगर हम एक चीज सीख लेते हैं ना, तो पूरा सर्कल अपने आप समझ आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। तंत्र सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में समझाता है, तंत्र आपको पूरे जीवन के बारे में समझाता है। क्योंकि तंत्र हमें अल्टीमेट खुद से तंत्र भी खुद को अध्यात्म जोड़ता ही है। है। तंत्र अध्यात्म ही है। अध्यात्म क्या करता है जी। सबको पता है ना, तो वही तंत्र करता है। लेकिन ये है कि उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो सेक्सुअलिटी को लेकर है। अब जैसे प्रेम की भाषा है, कि भजन की भाषा है, तो वो भजन कीर्तन की बात करेगा। अब जैसे बुद्ध थे, वो मतलब एक मेडिटेशन की बात करेंगे कि भाई तुम पीसफुली बैठो, ये सब करो। तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है ना। एक कुकिंग वाला है तो वो आपको मसालों का उदाहरण देकर ही समझाएगा। तो ऐसे बिल्कुल। ही बिल्कुल। तंत्र भी आपको सेक्स, मतलब शब्द बोल के ही आपको समझा पाएगा, लेकिन अल्टीमेट है पूरा जीवन उसमें समाहित। अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे भी हमारा डीएनए का जो चाहत रहता है वो आकर्षण या रिप्रोडक्शन की तरफ रहता है। कि हम अपना एवरीवन लव्स देयर डीएनए। साधारण रूप में देखो तो सभी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। हम अपने ancestor के खोज में जाते हैं। हम ईश्वर को खोजते हैं कि हु क्रिएटेड अस। तो इसका मतलब है कि हमारा हमें अपना जो चैन, ये प्यारा है। और ये चेन का जुड़ाव तो वो जो सेक्सुअलिटी की जुड़ाव है ना, कि हमारा उसी की जुड़ाव से हुआ है। हमारी हिंदू में ले लो कहानी मनुष्यत्रपा की, कि आदम ईव की, दे ले लो, जो भी हो वो उसी से शुरू होता है। तो आप मुझे ये बताइए, ये सेक्स और प्रेम, ये दोनों को आप कैसे जोड़ते हैं? ये दोनों कैसे, कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं? और इन दोनों में फर्क क्या है? और ये कैसे रिलेटेड है? इनमें फर्क कुछ भी नहीं है। सेक्स जो है वो हमारी प्राइमरी है। जैसे हम फर्स्ट केजी नर्सरी करते हैं ना ग्रेजुएशन करने के लिए, ऐसे ही वो एक सीढ़ी है, वो एक स्टेप है हमारा। वो हमारे शरीर से जुड़ा है। जब भी हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं तो डायरेक्ट उनसे नहीं जुड़ जाते ना, शरीर से होकर ही जाते हैं। जितनी भी मेडिटेशन के नाम पे आप टेक्निक करते हो, ब्रीदिंग टेक्निक है, योगा टेक्निक है, कोई भी टेक्निक है, वो कहाँ से करोगे? वो सीधा आत्मा परमात्मा से तो नहीं होगी ना, शरीर के द्वारा ही करोगे। तो ऐसे ही हमारी सेक्सुअलिटी भी फाउंडेशन है हर चीज के लिए। तो सेक्स और प्रेम अलग अलग नहीं है। सेक्स ये क्या है कि आपको शरीर से जोड़ता है। शरीर में जितने रहस्य हैं, शरीर के बारे में जितनी चीजें हैं, वो आप सेक्सुअलिटी के थ्रू समझ सकते हो, जान सकते हो, उनसे पहचान बना सकते हो। एक है, आप एक छोटे बच्चों को किताब लेके बिठा दो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जितनी भी चीजें वो है। और एक आप स्वयं उनको जानते हो। स्वयं जब आपको अपने शरीर से प्यार होता है, स्वयं आप उसको छूते हो।
जैसे मंदिर में आप परमात्मा की मूर्ति को छूते हो ना, तो कैसे भाव है, वो आपको कोई किताबों से कोई टीचर थोड़ी ना समझा सकता है, वो भाव आपके जो पैदा होते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में जब हम सेक्सुअलिटी से लोगों को जोड़ते हैं ना, तो वो जो अंदर के भाव होते हैं, जो रियल वास्तविकता होती है, उनसे हम जोड़ते हैं। आज मैं अगर अपनी ब्रेस्ट को छू पा रही हूँ, अगर मैं निपल्स को छू पा रही हूँ, तो मैं बहुत प्योरिटी के साथ छूती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने शरीर को छूना, कि कितनी डिवाइन फीलिंग आती है कि एक स्त्री के शरीर में ये चीजें होती हैं। ये आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। तो वास्तविक रूप से अपने शरीर से जुड़ना और इसमें जितने भी चीजें हैं उनको समझना, वो हमारी सेक्सुअलिटी है। जब हम सेक्सुअलिटी को सारी चीजें समझ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जब हम, मैंने फर्स्ट केजी नर्सरी जब मैं पास हो गई, मैं मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई, तो फिर मैं आगे उठूंगी ना। तो फिर ये तो एक स्टेप है, फिर इसके बाद धीरे धीरे सारे जो डायमेंशन है उनको हम छूना शुरू कर देते हैं, फिर हमें बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि प्रेम और सेक्स अलग अलग है। सेक्स जो है वो फाउंडेशन है, वो हिस्सा है हाँ, ये एक प्रेम सीढ़ी की तरह है। तो जो का। हाँ लोग बिल्कुल। बोलते हैं कि सेक्स गलत है लेकिन प्रेम है, मतलब वो शायद रटे हुए हैं, वो दे हैव नॉट वो गॉन बिल्कुल थ्रू दैट बिल्कुल। प्रोसेस। वो अपने रट्टे मार रखे हैं। वो हम तोते की तरह हो रहे हैं कि अच्छा मुझे प्रेम तो चाहिए बट मुझे सेक्स नहीं चाहिए, मुझे सेक्स से बहुत घृणा, मतलब कि मुझे आत्मा तो चाहिए बट मुझे शरीर नहीं चाहिए। अब भैया नहीं हवा चाहिए। में लटकेगा का बिना शरीर के, तू कहाँ जाएगा? तो तो उसने ये ये सवाल रख लिया आजकल कि की मुझे ये बातें जो करते चाहिए। हैं ना, ये बहुत गलत है। शरीर से अच्छे से जान लो, जैसे देखो एक स्त्री पुरुष का शरीर है, वो एक दूसरे से अच्छे से परिचित हो जाते हैं ना, शरीर के स्तर पे उनकी तो ये इंटीमेसी जो चीज स्थापित हम हो देख गई। रहे हैं, जैसे आप देख लो कि पॉर्न वाचिंग ज्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान इंडिया में फॉरेन कंट्री से ज्यादा है, क्योंकि ये सब चीज यहाँ सप्रेस्ड ज्यादा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि नेचुरल रूप में लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, सो दैट रीजन इन डार्क स्टेज एक दे आर तंत्रा गोइंग का आपको एक टू मैं दिस ना स्टेज। जोक सुनाती हूँ, तंत्रा का एक जोक मैं आपको सुनाती हूँ। जब तंत्रा की बात चलती है, आपस में बैठते हैं, तो तंत्र एक मेडिसिन है, एक दवाई है। अब दवाई किस लिए होती है? जो बीमार लोग होते हैं ना, उनको दवाई दी जाती है। तंत्रा की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी अध्यात्म की टेक्निक की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब लोग बिल्कुल बीमार बिल्कुल सही होते बात हैं है। तो हमें उनको दवाई देनी पड़ती है। अल्टीमेट तो यही है कि कोई चीज प्योर नहीं होती, कोई चीज पाप नहीं होती। जैसी है वैसी उसको स्वीकार कर लो। आज अगर तुम्हें धर्म की जरूरत पड़ रही है ना, आज अगर तुम्हें पवित्र होने की जरूरत पड़ रही है, अगर आज अगर तुम्हें ब्रह्मचार्य की जरूरत पड़ रही है, तो सीधा सा मतलब है जो इनके अपोजिट चीजें हैं ना, उनके तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें वो बिल्कुल, मीठी डोज जो दी जा रही है कि नेचुरल है इट ब्रह्मचार्य इज का नेचुरल पालन करो। फ्लो, इसका तो मेमोरी तक नहीं बिल्कुल बनेगा, जो बिल्कुल। नेचुरल फ्लो है। तो उसका साइड इफेक्ट बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो कोई चीज का चिकित्सा हो रहा है कोई भी माध्यम से हो, जैसे तो ये अध्यात्म का चिकित्सा ही प्रयास है। करना, ऐसा चिकित्सा कुछ कोई नहीं बहुत होता। अच्छी चिकित्सा कोई बहुत अच्छी बिल्कुल चीज बिल्कुल। थोड़ी ना है। डॉक्टर कोई बहुत अच्छी, कोई गर्व की बात थोड़ी ना है। अगर कहीं राम राज्य में हॉस्पिटल तो में डॉक्टर थे ही नहीं, कुछ गड़बड़ है सही इसलिए डॉक्टर बात आए। है। तो जो तंत्र राम राज्य में थेरेपिस्ट है, डॉक्टर और वकील की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल हमारी जो बिल्कुल। सोच की राज्य कि हाँ, ऐसा होना चाहिए दुनिया, उसमें डॉक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगा। तो जी। हम कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, कोई हम बहुत बड़ी आत्मा नहीं है, हम डॉक्टर है सिंपली। जो लोग बीमार है उनकी बस मदद करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको क्योर करते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर बात खत्म। अब मैं तो घंटी लेके नहीं घूमती कहीं पे कि भैया मुझे अब मतलब सेक्सुअलिटी की पूजा करनी है या मुझे किन्हीं और मंदिरों में जाके पूजा करनी है। वो चीज मेरे को समझ आ गई तो मैं उससे मुक्त हो गई। अब आग में मैंने एक बार हाथ डाल के देख लिया, मुझे पता चल गया कि जलता है, तो फिर मैं अगली बार थोड़ी ना डालूंगी। तो मुक्ति है क्या? यही तो है कि हमें बोध हो जाए, हमें समझ आ जाए कि आग से जलता है व्यक्ति, तो मैं आग से मुक्त हो गई। जो जो चीजें मुझे जीवन में समझ आती जाएंगी उनसे मैं मुक्त होती जाऊंगी। मुक्ति कोई ऐसी चीज थोड़ी ना कि बिल्कुल, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जंगल में किसी ऊंची चोटी पे जाके बैठ गए। सब कुछ तो ग्रेजुअली यहाँ है, मुक्ति होती है। मुक्ति हो बंधन हो सब कुछ यहाँ है, बाकी तो कुछ नहीं होता है ना, यहाँ ग्रेजुअली कुछ मुक्ति खुलता होती है, है व्यक्ति क्रैक की होता ना, है। जी। चीजें धीरे धीरे समझ आने लग जाती है, धीरे धीरे समझ वो में आता मुक्त है। होता है। ऐसा नहीं है कि मुक्त हो गया वो शरीर भी छोड़ के बैठ जाएगा, फिर तो कोई वजूद ही नहीं है, फिर आपका और मेरा इस दुनिया से कनेक्शन कैसे होगा? तो अध्यात्म को भी व्यक्तियों ने बहुत हवा बना रखा है।
जो कि बहुत गलत है, बहुत मिसगाइड होते हैं लोग इस बारे में। जो लोग अगर कुछ बना रखते हैं तो वो मिसगाइड होगा ना। जो नेचुरल है, बिल्कुल। जैसे जो चीज में आपको डाउट हो रहा है, एक बच्चे जैसा अगर हम समझे कि ये इसमें जिज्ञासा है, डाउट है, इसमें हमने खोज किया, फिर इसका दरवाजा खुला, तो ये नेचुरल है। लेकिन अगर हम ऐसे बिल्कुल। ट्रैपिंग बना के रखें कि ऐसा है, ऐसे प्रोसेस फॉलो करो, इस ऐसा बहुत लोगों ने किया है, तो ये गड़बड़ चीजें होता है। तो आपने तंत्र का तो बहुत अच्छे से समझाया कि ये अध्यात्म और जीवन का जो सूत्र को खोलना, खुद को बहुत जानना। साइंटिफिक लेकिन और चीजें हैं कुछ, तंत्र में, हाँ, अध्यात्म और में, कुछ कोई तंत्र के ऐसा बारे नहीं में है। जो परंपरा के बारे में सुनाई देता है, वो तो मुझे नहीं जानती, मैं नहीं जानती, उसमें आप कुछ बोल सकते हो क्या? जैसे तंत्र करके ऐसे काली माँ का बहुत सिंबल लिया जाता है, बहुत पूजा पाठ, कोई स्मशान में करो, इस तरह के कुछ होता है क्या? नहीं इस देखो, तरह के जो जो ऐसे कहावत में है, उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। कि ऐसा ही है पहाड़ी कि के ऊपर जैसा जाके कोई कर रहा है तंत्र साधना। हमारे गांव में एक लड़का था, वो किसी का शिष्य बन गया और पहाड़ी के ऊपर रह के ऐसा कुछ हिंग हिलिंग क्लिंग इस तरह के साधना था। तो इस तरह के कुछ प्रोसीजर है क्या? इसके बारे में ये मुझे ऐसा पता ही नहीं है। है, इसलिए पूछ रही हूँ। ये मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ, ये ऐसा ही है। एक तो डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में बैठा है पूरा एजुकेटेड होके, एमबीबीएस करके, बाकी जितने भी कोर्स है वो करके। और एक जब हम छोटे थे ना, आपने देखा होगा कि गलियों में ना एक झोला लेके डॉक्टर घूमता था साइकिल पे। वो किसी भी चीज को दवाई बना देता था और लोग तब ठीक भी हो जाते थे। तो अध्यात्म में भी ऐसे ही होता है। कुछ चीजें साइंटिफिक होती राइट, हैं, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ, और कुछ चीजें वो झोला छाप होती है। वो जो अनएजुकेटेड होती है, जो अनपढ़ लोगों के लिए, जो डॉक्टर के पास नहीं जा बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। जिनको जिनको चमत्कार चाहिए, जिनको जादू चाहिए, जिनको ना शॉर्टकट चाहिए लाइफ में, जो मतलब कुछ करने को तैयार नहीं है, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, जो अपने आप को एजुकेटेड नहीं बनाना चाहते, जो अपने आप को वैसे ही जंगली रखना चाहते हैं। जंगली मतलब कि ऐसे ही पाखंड में जीना चाह रहे हैं, कि किसी दिव्यता पे उनको वो भरोसा है। जैसे हम पहले बिजली को नहीं लेते थे जब हम आदि मानव थे, तो कि बिजली चमक रही है तो पता नहीं क्या हो रहा है, किसका प्रकोप हमारे ऊपर आ रहा है। तो ऐसे ही आज भी एजुकेटेड लोग भी अनएजुकेटेड बने बैठे हैं। आजकल आप यूट्यूब खोल के देख लो, कोई काली माँ की पूजा कर रहा है, कोई मंत्र वंत्र फूक रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरे अंदर डिवाइन एनर्जी आ रही है, कोई मेरे अंदर काली एनर्जी आ रही है, कोई बोल रहा है कि मेरे अंदर, मेरे आगे भैरव खड़ा है, मुझे इतना बड़ा भैरव दिख रहा है, कोई उसके साथ कुत्ता लेके बैठा है, कोई शमशान घाट में जा रहा है। ये सब क्या है? एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। एक छोटे बच्चे को भी बिल्कुल। अगर चूज कराया जाए ना कि बेटा तू जो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा है पढ़ा लिखा कुर्सी पे, उसको चूज करेगा या जो वो मंत्र फूके जा रहा है उसको चूज करेगा, छोटा बच्चा भी डर जाएगा उससे तो, उस बाबा से तो। और हम इतने बड़े होके, मैच्योर होके, इतने समझदार होके ये चीजें नहीं तो समझ पा रहे। ये जो लोग हैं, यही तंत्र को बदनाम करके रखे हैं। इनकी वजह से लोग तंत्र नाम से डर जाते हैं। मैं तो तंत्र मतलब भूत प्रेत इस तरह से भी मतलब लगता है कि तंत्र साधना ऐसा कुछ करो तो भूत आएंगे, ऐसे करेंगे। ओशो एक बात बोलते थे माँ, कि मार्केट में ना खोटे सिक्के चलते हैं तभी असली सिक्कों की पहचान होती है। तो चलने दो, बिल्कुल, ये तो दिस इज वेरी ट्रू। रिवाज है अपना, ये खोटे चीज तो मैं सिक्के मानती चलने हूँ, ही लोग दो। अलग अलग डायमेंशन पे रहते हैं, ये है। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। हर तरह की बात होता है। बाकी जीवन का उद्देश्य जो है वो तो खुद से जुड़ना, तो इसीलिए बिल्कुल, जैसे आपने वो तो कहा कि हर साइंटिफिक कुछ अध्यात्म का होता है। अल्टीमेट है। मुक्ति या जी। फ्रीडम आपकी, या अपने आप को पाना, ये तो हर अध्यात्म का अल्टीमेट है। तंत्र का भी वही है। किसी भी पाथ पे चलो आप, सबका वे वही है कि आप डिवाइन हो जाओ। एक हम हिंदुओं में बोलते थे पहले, मैं सुनती थी कि हम सब एक ही माला के मोती हैं। तो ये बिल्कुल। एहसास करना कि मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, सारा ब्रह्मांड वही है। अगर मैं प्रेम में हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि तू ही सब कुछ है। और अगर मैं मतलब जैसे बुद्ध की भाषा में बोलूँ, महावीर की भाषा में, तो सब कुछ मैं ही हूँ, बात एक ही है। तू भी मैं भी सब कुछ एक ही माला के पिरोए हुए मोती हैं। जैसे मैंने वो चाय का एग्जांपल दिया ना, वो चैन बन रही है पूरी, वो माला बन रही है। बाकी तो देखो पाखंड है, जिसको जो करना है करने दो, मैं तो मना नहीं करती भाई। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है कि माँ आप वो काली माँ की पूजा करवाते हो, कि आप ये वाली पूजा करवाते हो। मैं सुनती हूँ बहुत तो अच्छे से, तंत्र के बहुत साथ वो अच्छे सब से जुड़ा सुनती हुआ हूँ। है, इसलिए मैंने वो मैंने कहा हाँ, पूछा मैंने कि
कि उसमें क्लैरिटी आए। लोग बोलते हैं कि मैं आपके साधु चक्र जाग गए। मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे तो 8 भी जागे हैं। मैंने कहा अब तुम क्या चाहते हो, कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, कि मैं ऐसी चीजें करने लग जाऊं जो तुम्हें मतलब अचंभित कर दे, जो तुम्हें चौंका दे, जो अननेचुरल हो। उनमें बड़ा मजा आता है लोगों को। ऐसे लोगों को ना सर्कस में बिठा दो, अध्यात्म में मत उतारो। नहीं, आप देखिए माँ असीमा, आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। लोगों को प्राकृतिक जैसे है वैसे बनाने के लिए, बनना और बनाने के लिए वो समझ देना, वो सबसे मुश्किल काम है। जो नेचुरल बहुत। है उसी का समझ आना सबसे मुश्किल है। अब मैं बोल दूं ना कि मेरी तीसरी आंख खुली हुई है, कि मेरी कुंडलिनी जागी हुई है, तो बहुत सारे लोग बिना बात के अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर मैं बोलूं, सच्चाई में बोल दूं कि कुछ नहीं होता, ये तो दूसरे दिन कोई नहीं आएगा, तो भैया डिमांड है इस चीज की मार्केट में। मैं लोगों का धंधा बंद नहीं करना चाहती, बट जिनको सत्य की खोज है ना, तो उनके लिए तो सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। अभी आपने कुछ कुछ रूपों में समाजों की बात बताए, तो आप अपना व्यक्तिगत जीवन का बताइए कि आपको ये जो मार्ग, ये बहुत स्वतंत्र मार्ग है, तंत्र, और बहुत मतलब रेयर डिस्कवर्ड फील्ड है, मतलब समाज के हिसाब से। तो इसमें साधना करने में आपको क्या क्या मुश्किल आया? परिवार में तो आया, तो बाद में आपका परिवार आपसे जुड़े, आपको मतलब वो बंधन आया पहले जैसा? और बाकी जो आपकी दोस्त, ये सब में किस तरह से एटीट्यूड आया? और फिर उन लोगों ने बाद में जब आप इसमें थोड़ा गहराई को गए, तो वो लोग क्या उसको बाद में ग्रहण किए? तो आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी एक्चुअली जो आइडेंटिटी पारिवारिक और सामाजिक लेवल पे क्या क्या जूझ के ये चीज, ये साधना में गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, बात चाहे सेक्स एजुकेशन की हो, सेक्सुअलिटी की, तंत्र की हो, स्पिरिचुअलिटी की हो, अगर आपको अपने फैमिली में, जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, बहुत ओल्ड सोच की फैमिली है, उसमें आप बोलो कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो आपको नहीं बनने देंगे। ठीक है? आप कुछ भी अपनी फ्रीडम से चुनोगे ना, भले लड़का ही हो, भले लड़की ही हो, पेरेंट्स स्वीकार नहीं करते। अगर आप ओशो को सुनते हो, तो आपने सुना होगा कि बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है ना, तो माँ को स्वीकार नहीं होता। वो निकल गया, अब उसका अपना वजूद हो गया। वो चलने लगता है ना, तो भी माँ को ठेस लगती है कि अब ये मेरी उंगली नहीं पकड़ेगा। तो ये सूक्ष्म अहंकार होता है, पेरेंट्स के अंदर ज्यादातर होता माओ को इसीलिए नार्सिसिस्ट बोला जाता है कि ये पहला अपोज बच्चे का ग्रोथ बंद कर देते हैं। ज्यादातर, बहुत कम है। माए मातृत्व को उपलब्ध होते हैं, बाकी सब सिर्फ पैदा और करते हैं। जहाँ पे बात डॉक्टर इंजीनियर की है ना, एक हद तक वो भी स्वीकार कर लेती है दुनिया, हमारी फैमिली। लेकिन बात जब सन्यासी बनने की आए ना, फिर तो भैया तुम्हें लात मार देते हैं, तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जो मुझे, जब तक मैं सारी चीजें बोल रही थी कि मुझे ना एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं वो बनूं, तब तक मेरी सारी बातों पर हामी भर दी जाती थी कि चलो ठीक है, तुम्हें जो बनना हो, डॉक्टर तुम्हें बनना। मम्मी बोलती थी कि तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है। मामा के पास में रहती थी, मामा बोलते थे कि ठीक है, जो तुम्हें करना हो, टीचर बनना, बन जाओ तुम। लेकिन बात जो मैंने ये बोली ना कि मुझे सन्यासी बनना, फिर कोई स्वीकार नहीं कर रहा। फिर तो मुझे मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बहुत समझाया मेरे जो आसपास थे लोगों को, बट कोई नहीं माना। तो फिर मुझे लास्ट में घर छोड़ना ही पड़ा। मेरे जो पापा थे वो बीएसएफ में थे। जब मैं 1.5 साल की थी तो वो एक्सपायर हो गए थे। उग्रवादियों ने गोली मार दी थी। मैं मामा के घर रहती थी। तो अभी 2-3 साल पहले मम्मा थी मेरी, वो कोरोना में एक्सपायर हो गई थी, बट रिश्ता उन्होंने मेरे से संन्यास मैंने लिया तभी तोड़ दिया था। तो मैं सबसे अलग ही रहती थी। अभी जो भी फैमिली में बच्चे हैं, मामा वगैरह हैं, ऐसे मम्मी पापा तो नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तो उनको पता है मेरी आईडी माँ प्रेमसी माँ नाम से ही लोग जानते हैं मुझे। मेरा ऑफिशियल नेम संगीता है, उस नाम से कोई नहीं जानता यहाँ है, पे तो संगीता सबको आ रहा पता है। है। हाँ, तो सबको पता है कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से कनेक्शन पहले ही बंद कर दिया था जब मैं सन्यासी हो गई थी। इस सेक्स एजुकेशन के बारे में, तंत्र के बारे में तो मैं अभी बोलना स्टार्ट किया है मैंने कुछ टाइम से, तो जानते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत हो गया है। स्ट्रांग हो पहले गया मैं है। ये नहीं कह रही कि वो लोग मेरे ऊपर हावी थे, कि वो लोग गंदे थे, कि समाज बुरा था, नहीं। मैं कमजोर थी, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए मैं बीमार हो जाती थी बार बार। अब मेरे आगे कोई भी आ जाए, मेरी फैमिली आ जाए, पीएम आ जाए, कोई दुनिया का कोई आदमी आ जाए, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है
कि मैं जो हूँ वो मैं ऑथेंटिसिटी के साथ उसको बोल सकती हूँ, समझा बिल्कुल सकती बिल्कुल, हूँ, वेरी अपनी नाइस। व्याख्या कर सकती हूँ। अब मुझे पाप नहीं लगता, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। क्योंकि अब मेरे अंदर से ना अस्तित्व बोल रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। मैं थी तब तक मैं डरी सहमी सी थी। मैं ऐसी थी जब मैं बचपन में थी तो मैं एक कॉर्नर में रहती थी, किसी को फैमिली को पता भी नहीं था कि घर में कोई लड़की है। मुझे इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि मैं अपनी छत पे बैठ जाऊँ, मुझे इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि मैं घर में टीवी देख लूँ, मुझे इतनी फ्रीडम नहीं थी कि मेरे स्कूल में फंक्शन हो रहा है, मैं अटेंड कर लूँ। फंक्शन वाले दिन भी मैं पूरी प्रॉपर ड्रेस डाल के 2 चोटी करके पूरा बैग लेके जाती थी कि घरवालों को पता ना चले कि फंक्शन है, वरना वो मुझे अटेंड नहीं करने देंगे। हरियाणा से मैं हूँ तो वहाँ पे इतना-इतना घूंघट औरतें लेके चलती हैं, तो उनको खुले आसमान देखने की आज़ादी नहीं होती। तो वो सब कुछ सहन करके और आज मैंने एकदम से इतना चेंज किया है खुद को कि पहले वाला आधार कार्ड और आज का आधार कार्ड दिखाओ ना तो बैंक वाले मुझे खड़ा नहीं होने देते कि ये तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है। लेकिन ऐसा ये मेरे अच्छा साथ हुआ वाला है, ग्रोथ हुआ ना। इसमें मुझे एक ऐसा मेरे जोक्स साथ हुआ सूझ है। रहा है, मैं अकेले बोलती हूँ आपको, एक जोक सूझ रहा है। आपने कहा पहले वाला आधार कार्ड और अभी का मैच नहीं करता। इतना खुला हुआ आनंददायक व्यक्तित्व बन गया। इसका रिवर्स अभी देखिए ना सोसाइटी में, वेकअप लेके ऐसा ऐसा लोगों का आप देखेंगे डीपी, उनका रियल से मैच नहीं करता। मतलब दे आर ग्रोइंग आर्टिफिशियली, यू ग्रू वो तो नेचुरली। आर्टिफिशियल, दिस इज वो फैंटास्टिक। मेरा नेचुरल हुआ है। मैं एक बार केरला से आ रही थी, मैं नॉर्थ इंडिया में, तो मैं ऐसे बैठी थी, तब मेरी बॉय कट थी। तो मैंने वो जो टीटी था ना उसने हाथ मारा, भाई साहब अपना कार्ड दिखाओ। मैंने ऊपर देखा, मैंने वो उसको कार्ड दिखा और बोलते मैम सॉरी सॉरी। तो मतलब इतना चेंज आ गया है। और पहले मैं जैसे बहुत डरपोक कमजोर थी ना तो मैं मतलब घबराती थी व्यक्तियों से बात करने में। आज मेरे पास आईपीएस जैसे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट वाले उनकी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ बैठ के। तो इतना चेंज आ गया है। मैं दूसरे देश के लोगों से भी बात कर लेती हूँ, या पाकिस्तान से भी बहुत सारी क्वारीज आती है, अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, हर जगह से, पूरे दुनिया के कॉर्नर से आती है। मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मुझे डर नहीं लगता बात करते हुए। लेकिन पहले मेरे पड़ोस में भी मैं क्या मजाल बात कर लूं, मैं अपनी बात रख दूं उनके सामने, मेरा कोई वजूद ही नहीं था उस टाइम। सच बताओ ना, तो मैं पैदा ही तब से हुई हूँ जब से मैंने संन्यास लिया, जब से मैंने ओशो को सुनना शुरू किया है। तो इतना चेंज आता है लाइफ में संन्यास होने के बाद। बिल्कुल, संन्यास अवस्था में तो आना पड़ेगा सबको, वो तो लेने का एक परंपरागत है। बाकी संन्यास जो है मतलब इवॉल्विंग विथ संन्यास डिटैचमेंट। मतलब कि अपने आप को अपग्रेड करना, समय बिल्कुल, परिस्थितियों के बिल्कुल। हिसाब वही से प्रेम, मुक्त अपने बंधन आप हम को बोल सकते हैं। सुधार। वही प्रेम रहेगा, बंधन रहेगा, लेकिन उसमें मुक्ति, फ्रीडम जैसे आपने कहा कि जैसे आप देखो आपके जीवन से देखिए एक सोल, एक वो कितना वो ग्रो करना चाहता है, अपना जीवन जीना चाहता है। लेकिन हमारा समाज ऐसा है जिनको हम अपना मानते हैं, ज्यादातर घरों में होता है। वो उसको जो किड्स आर आवर नॉट आवर प्रॉपर्टी, दे आर बोर्न थ्रू अस, सही नॉट बात। दे आर नॉट आवर प्रॉपर्टी। बट उसको प्रॉपर्टी बना के एक चेतना को मार देते हैं। जैसे सभी आपके जैसा इतना बोल्ड नहीं है, मैं भी बहुत बोल्ड हूँ, लेकिन सभी मेरे हमारे जैसे बोल्ड नहीं है। तो बहुत लोग सिर्फ कम बोल्ड है, उसकी वजह से वो विक्टिम हो जाते हैं ना। तो उसमें उसमें बट देखो ये कितना सबकी ना अपनी अपनी जर्नी होती है। अब मैं बार बार आध्यात्मिक शब्द यूज कर रही हूँ, संन्यास का या स्पिरिचुअलिटी का। मैं हूँ क्या, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ ना। मैं तो वो बाबाओं की तरह सब कुछ करके नहीं बैठी ना, मैं आप लोगों की तरह ही जी रही हूँ, आप लोगों के साथ ही रह रही हूँ। बट चेंज क्या आया कि मैंने खुद को अंदर से बदला है बस। और खुद को अंदर बदलने के लिए मैं अपने आप को हिंदू धर्म का नहीं बोलूंगी, मैं आपको सन्यासी नहीं बोलूंगी, मैं आपको इंडियन नहीं बोलूंगी अपने आप को। अंदर से सबकी आत्मा सेम ही होती है, भले आप दुनिया के किसी भी बिल्कुल कॉर्नर में चले जाओ। तो मैंने ऐसा कुछ अलग सा धारण नहीं किया है, मैं अलग से किसी पाथ पे नहीं चली हूँ, बस जो मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा जो फ्लावर ब्लूम होना था, खिलना था, वो मैंने खुद का खिलाया है। मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए थी लाइफ में, मेरा जो मन पसंद का काम था वो मैं करना चाह रही थी, जो मेरी मन पसंद का पहनना था वो मैं पहनना चाह रही थी। बस इतनी सी लड़ाई थी मेरी दुनिया से, समाज से और मेरी खुद से, कि मुझे जब मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं कम कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं अपनी पसंद से पहना। जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं कुछ अपनी पसंद से अलग से पहनना चाह रही हूँ। बट इतनी भी फ्रीडम नहीं होती लेडीज को कि वो अपनी मर्जी से पहन ले।
अपनी मर्ज़ी से अगर उनको कुछ खरीदना है, अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना है बाहर कि वो चली जाएँ, इतने में फ्रीडम नहीं होती। तो फिर इतना ऐसे फ्रीडम के समाज ऊपर को जो तो लोग औलाद ही कंट्रोल करते बोलते हैं, हैं समाज। हुँ, वो नहीं समझते कि नंगा पैदा हुए हैं, नंगा मरना है, मरना बीच है। में ही पहनाव होता है, तो जिसको जो मन है मैं सच पहन बताऊँ लेते हैं। ना, मुझे ऐसे माँ-बाप नहीं चाहिए। मुझे ऐसे पति-पत्नी, ऐसे बच्चे, मुझे ऐसे भाई-बहन नहीं चाहिए जो मुझे साँस लेने में मुझे वहाँ पे सफोकेशन हो रही है। तो मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए, इसलिए मैं सबसे अलग होके बहुत मज़े से जी रही हूँ, वाइल्ड होके। जैसे एक खुले बिल्कुल, आसमान में पक्षी उड़ता है ना, मैं वैसे जी रही हूँ और मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ इसमें। मैं किसी के घर जाके चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और ऐसा आतंकवादियों जैसा नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली नॉर्मली अपनी लाइफ़ जी रही हूँ, अपने घर में, अपने स्पेस में बैठ के। एक स्पेस है मेरा जो मैंने खरीद रखा है 8-10 हज़ार में, उसमें बैठ के मैं आराम से जी रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आप मैं। जो बात कर रहे हैं ना, असीमा जी, ये गहरा अध्यात्म की बात है। इतना ही हमारे हाथ में है कि हम खुल के जी पाए, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है कि हम अब किसी को समझे, अपने समझाए, हिस्से समाज को की बहुत अगर बदल पाए। अगर आप अपने हिस्से की इतनी फ्रीडम भी अगर आप अचीव नहीं कर पाते हो, कमा नहीं पाते हो, तो आप इंसान कहलाने लायक हो ही नहीं। सीधी सी बात है, बस इतना ही अध्यात्म मुझे आता है। बिल्कुल, यही गहरा अध्यात्म है। जैसे समाज जो है, वो भी व्यक्तियों से बना है ना, और जैसे आपका भी ये अनुभव रहा होगा कि आपका जीवन में ये चीज़ खिला, जैसे आप अभी खुल के हँस रही है, आपकी जो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति तो हर तरह का होता है, हमारा हम्म। बोलना, बात करना, सब कुछ में, हमारी कार्य, तो उसमें जो लोग भी आपसे प्रभावित होते हैं, उसका आपने कोई प्रयास नहीं किया, और वो लोग नेचुरली नेचुरली ये चीज़ सीखते हैं, जो भी जिससे जो कुछ सीखता है। हम जबरदस्ती किसी से सिखा नहीं सकते, जबरदस्ती समाज में बदलाव ना ला नहीं क्या सकते, हम सिखाऊं सिर्फ लोगों अपना को कि जीवन जी तुम। सकते हैं। आप एक बात बताओ, लोग मेरे पास कुछ सीखने आए तो मैं क्या सिखाऊंगी? खुल के हंसो। ये कोई सिखाने की चीज है? तुम खुल के रहो ना, तुम खुल के रहो। मैं कुछ अलग से करती ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे हंसना आ रहा है मैं हंस रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है ये चीजें हैं बस, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल होके तुम जी लो, बस क्यों अपने आप को टिपिकल तो बनाना है? आपका जो तंत्र शिविर होता है, वहां पे क्या मतलब, इसे काउंसलिंग करके लोगों की जो ट्रैपिंग है नॉट से दिमाग में, वो खोलने का, वो सुलझाने का कोशिश किया जाता है, एक क्षेत्र हाँ, बनता है, मुझे लगता है यही बिल्कुल। होता है। तो वो जो उसमें कोई शीशा जाता लेके है जो, आता है ना, धूल भरा, बस मैं उसको साफ कर देती हूँ, बाकी तो सब कुछ उनका अपना ही है। बिल्कुल, खूब सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इतना सरलता से, इतना सहजता से आज ये स्ट्रीम आज सार्थक हो गया। इसका उद्देश्य यही था कि हम एक व्यक्ति का जो जीवन, और जो जिस जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा फूल खिला है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे एक तरह का लकड़ी के घोड़ा जैसा आगे पीछे जा रहा है, जीवन जी रहा है। उसका जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा जिनके जीवन में बहुत कुछ चीजें वो पाए हैं, उनका अभिव्यक्ति में जीवन में आनंद खिला है, उसको हम गहराई से देखें। क्योंकि तरह-तरह से धारणा लोग बनाते हैं। लोगों का जो साइकोलॉजी है, लोग खुद का माइंड का पढ़ते हैं, दूसरे का नहीं है। अंदर जो है, उसी का ही खुद एक्सप्रेशन ही देते हैं। जमाते रहते हैं लोग। मैं बोलती हूँ अच्छा अच्छा बना के खा लो, लेकिन उनको खिचड़ी पकानी है अपनी, दही जमा के रखनी है और दूसरे खुद भी परेशान होना है, दूसरों को भी परेशान रखना है। भाई ओशो बोलते एक छोटी सी बात बोल देते कि सारी लाइफ सेलिब्रेट करो। कुछ भी आपके पास आ रहा है उसको बिल्कुल, सेलिब्रेट करो ना, उसको ब्लेसिंग की तरह लो। यही तो अध्यात्म है और है क्या? बस इतना सा हम लोग नहीं कर पाते। मेरा मन होता है नाचने का, मैं नहीं नाच पाऊंगी अगर मैं मतलब ऐसे थोड़े से वैसे लोगों के सामने बैठी हूँ तो। हंसना होगा तो हंस भी नहीं पाऊंगी। ये क्या जीवन है, ये क्या रिश्ते हैं जो आपको खुल के जीने नहीं देते? तो इतना मतलब अपने आप के लिए कमाना कि मेरा साधारण सा जीवन है, छोटा सा प्यारा सा जीवन है, उसकी मैं कमाई कर लूं, इतनी सी छोटी सी थोड़ी सी फ्रीडम मुझे चाहिए, इतनी मैं कमा लूं, बस बहुत है। इतना भी नहीं कमा पाते हम। और फिर वो बोलते हैं बहुत कि सुंदर। हमने तो पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया जीवन में, हमने तो हिमालय चढ़ लिया, हम तो बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, हमने तो दादा दादी बन गए, पोता पोती क्रिएट कर लिए, इतना धन जोड़ लिया, इतना पैसा जोड़ लिया, इतनी हमारी समाज में वो है, इज्जत है। भैया इज्जत का झंडा बांधोगे क्या? क्या करोगे तुम उस इज्जत का? तुम ढंग से एक सेकंड अपनी जिंदगी जी नहीं पाए, सांस भी अधूरी लेते हैं हम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ना, तो लोग इतने अंदर से
सिकुड़े बैठे हैं, इतने संकुचित हैं कि वो सांस भी नहीं ले पाते हम खुल के, हमारा आधा अधूरा सांस चलता है। जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल हमारा पूरा नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बहुत ज्यादा रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ईर्ष्या। तुम सांस भी ढंग से नहीं ले पाते, क्या जीवन तुमने जिया है? मुझे ये समझ नहीं आता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे मुझे एक कोटेशन याद आता है कि डिस्ट्रॉय ऑल योर इमेज, सोशल इमेज, एंड स्लीप कूलली, कामली अरे एट भाड़ नाइट। में, भाड़ सब में जाए लोग ध्वस्त मेरे कर को दो। आज लोग आज मेरे को कुछ भी बोलते हैं ना तो मुझे हंसी आती, भाई तुम दे दो टैग, तुम्हें जितने देने दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घोड़े बेच के Whatever सोऊंगी left after रात को। destruction of all the image is नहीं respect, पता real किसी respect। को बाकी छोड़ा सब है जो कि ऊपर शुगर 1 मिनट कोट है भी वो धुलना ही है। जी जी। आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म हो ही जाना। हम तो क्या छोटे छोटे जीव है, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने पूरी दुनिया जीत के भी लास्ट में क्या लेके गए? खाली हाथ ही तो गए ना। तो हमारा क्या बहुत चला सुंदर। जाएगा अगर हमें कोई ये बोल रहा है कि मतलब कोई भी नेगेटिव वे में कोई भी शब्द बोल रहा है, तो क्या घिसता है हमारा? बोल ले, जो तेरे पास है तू वही देगा, मेरे पास जो है मैं वही दूंगी। तो पहले मुझे फर्क पड़ता था, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आज आज कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं उस चीज के पीछे जाती हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, फिर मैं उस चीज पे हम्म। वर्क करती हूँ। पहले मैं खुद ही डर के बैठ जाती थी, वर्क करना तो बहुत दूर गया। तो धीरे धीरे फिर हम ग्रेजुअली मानव ऐसे। को समझने लगते हैं कि कौन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों। फिर बिल्कुल। हम उसके तरफ जो है रिलक्टेंट ना होके उल्टा करुणा आता है कि ऐसे, माँ की इसी तरह हो कारण से। जाते हैं हम ना अभी इस जी स्टेज में, बिल्कुल कि बच्चा बिल्कुल। अगर कुछ जी कर जी। रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो गालियां क्यों दे रहा है, उसको गुस्सा एक क्यों आ रहा है, नारी का उसको तो जेलसी आखिर क्यों में हो रही जो केंद्र स्वरूप है वो माँ का ही होता है। है। एक माँ सिर्फ जो लेडीज का नहीं, पुरुष का नहीं भी है। यही हाँ, कर्तव्य वो है। अस्तित्व का अस्तित्व दोनों का यही मातृत्व में ड्यूटी ही बनता खिलता है है, बिल्कुल। कि लास्ट में और वो वो नारी एक शरीर माँ में की थोड़ा स्टेज ज्यादा निभाए। आसान होता है। जी। माँ अभी लेडीज आपने। का क्या होता है कि वो पहले नास्तिक बनती है, वो कुछ रहती ही नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, कुछ भी नहीं है, वो आइडियोलॉजी सारी उसकी खत्म हो जाती है। जब हम सारी अपनी अंदर की आइडेंटिटी खत्म कर देना, जो हमने समाज से अडॉप्ट की है, उसके बाद अंदर से प्योरिटी पैदा होती है। जी वो जो बिल्कुल बिल्कुल। ममत्व होता है ना, माँ नहीं, जो ममत्व होता है ना, वो बाहर निकल के आता है। वो ठीक पुरुष के साथ भी सेम ऐसा होता है, स्त्री के साथ भी सेम ऐसा होता है। बिल्कुल। तो स्पेशल जब हम माँ के ऊपर बोलते हैं ना, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि माँ को ही माँ मतलब औरत को ही माँ बनना नहीं जरूरी नहीं, है, हाँ नहीं। बिल्कुल, वो तो अगर समाज खुद ही का चला समाज का आरोप है कि माँ हाँ ऐसा है वैसा है वैसा है। जैसे दे आर डेकोरेटिंग कि मदर शुड बी लाइक दिस। मदर इज ए इवोल्यूशन, इट इज ए इवॉल्व फॉर्म। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा। जी। बहुत सुंदर आज का चर्चा, मुझे इतना गहरा लगा। मुझे भी आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और बाकी लोगों को। और ये तो यूट्यूब में हमेशा के लिए रहेगा। तो इसमें ये जो स्ट्रीम का उद्देश्य था, खोजियों के सत्र, इसमें हम एक व्यक्ति को गहराई से, लास्ट टाइम जो स्ट्रीम हुआ था ना आनंद माँ, उसके बाद इतना खुश थी। वो बोले मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पॉडकास्ट। मेरी मम्मी देखी, मेरी सहेली देखी, सबने। और मैंने आप मेरे बचपन से लेकर अभी तक कुछ चीजों को, जो मुझे अभिव्यक्त होने को, हमें जब अपनी एक फ्रेम मिलता है तो उसमें हम अच्छे से खेल पाते हैं। तो सही अभी बात। आपने आपका जो काम है उसके बारे में बताया, आपका जो जिसके ऊपर आप आपका खुद का साधना है, समाज में भी वही बह रहा है, क्योंकि जो है वही बहता है ऑटोमेटिक। सही तो बात। उसके बारे में बचपन से लेकर अभी तक के खोज के बारे में बताया। अभी छोटी छोटी बातें आपके बारे में बताइए, जैसे आपको क्या खाने को अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज भी कवर करेंगे ना। मैं एक्चुअली मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे ना घर का काम करना अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पार्टनर हैं, वो जो बना के दे देते हैं, मैं बहुत खुश होके खाती हूँ। अगर मुझे खुद बनाना पड़ जाए तो मैं दाल चावल के मैगी के अलावा और कुछ नहीं बना सकती। वो कहो ना मेरे प्यार है में मम्मी एक डायलॉग था ना, मुझे मूवी का याद आ गया, कहो ना कि हम्म, प्यार है में ऋतिक रोशन कुछ बनाते हैं। तो वो हम्म। अमीषा पटेल बोलती, वो बोलती है कि तुम ये बनाओ ये बनाओ। फिर वो बोलते हैं कि तुम फिर क्या करोगे, नहीं तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों से खाऊंगी। तो इस तरह से मैं बस मेरे भर के हस्बैंड भी तारीफ वीकेंड में करती हूँ बनाते हैं अपने मेरे लिए बहुत पार्टनर की टाइम। कि तुम जो बना के दे दो मैं वही खा लूंगी। तो और बाकी मैं बाकी आपका विगन हूँ, फेवरेट तो कलर क्या मुझे है? ऐसा ही फूड अच्छा लगता है। हाँ जी। आपका फेवरेट कलर क्या है? अभी बच्चों जैसा छोटे छोटे अ, सवाल पूछेंगे। ये वाला ग्रीन।
ओके। जो कि लौकी का कलर होता है ना नींबू का, वो मुझे बहुत पसंद है। वो नेचर हम्म। का कलर, वो हमारे हार्ट का कलर। मुझे भी येलो कलर पसंद है, तो मैंने आज नेचुरली येलो पहनी हूँ। ये ग्रीन है थोड़ा सा। ये जो पक जाता है थोड़ा तो सा वो ग्रीनी येलो हो येलो। जाता जी जी। और आपको मतलब कहाँ कहाँ आप घूमने गए हो, आपको सबसे ज्यादा कहाँ अच्छा लगा है जाना, है। मुझे टाइम जंगल स्पेंड बहुत करना भी? पसंद है। मुझे जंगल बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है। तो जैसे मैं केरला थी तो मैं अकेली जंगलों में घूमती रहती थी। झरने, नदी, पहाड़, नेचर मुझे बहुत पसंद है। ये कहीं पे भी मिल जाए मैं वहीं पे बस जाती हूँ। बाकी जो बड़ी बड़ी सिटीज जैसे होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी में। आज तक जीवन में आपका कौन सी बात आपको सबसे दुख दिया है? एक मानव जीवन में दुख रहता है, सुख होता है, तो ऐसे आंख बंद करके सोचो तो आपको क्या लगता है कि ये बात मुझे बहुत, अगर आप बताना चाहे, ये बहुत अ, गलत लगा था सबसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, सबसे बड़ा पेन जो था ना वो मेरा खुद का मैं बताऊं तो मेरी मम्मा वाला था। मम्मा मुझे ना बहुत पीटती थी, बहुत मार पड़ती थी मेरे को बचपन में। तो उसकी वजह से मेरा सारा व्यक्तित्व है ना बर्बाद हो गया। ये तो मैंने खुद को पैदा किया है, लेकिन जो मैं पहले वाली थी ना, उसकी धरती पे ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत नालायक, बहुत कामचोर, बहुत डरपोक, कमज़ोर, ऐसा व्यक्तित्व था और वो मेरी मम्मा ने ही बनाया था। कि मतलब बच्चों को मारे जा रहे हो, बिना बात के डाँटे जा रहे हो, उसको किसी तरह की एजुकेशन नहीं मिल रही है, बस उसको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है सबको पता होता है। उससे बंदा कुछ नहीं सीखता। तो जो मम्मा वाला मेरा पहलू रहा है ना, वो मेरे को आज भी बहुत अंदर से हर्ट करता है। बट ठीक है, मैं उसको बदल नहीं सकती पास्ट में जाके, लेकिन प्रेज़ेंट मैंने खुद खुद अपना सुधारा है, तो यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैंने खुद को पैदा आपका किया ना। व्यक्तित्व देखिए कितना सुंदर व्यक्तित्व है। जैसे उसी सिचुएशन में नालायक ही निकलते हैं ज्यादा, लेकिन आप उसी सिचुएशन में इवॉल्व किए। नहीं तो उसी सिचुएशन में ज्यादा उसी का क्लोनिंग निकलेंगे ना, कि मदर जैसे किया हम भी अपने बच्चे को और अपना आगे का वैसा ही करें। तो वो चीज है। बाकी मेरा मैंने जो बचपन बहुत थोड़ा बहुत बेकार देखा है, है, बहुत ज़्यादा। जैसे आपकी मम्मी का जैसे वैसे जो लोग करते हैं, वो शायद उनके जीवन में कुछ फूल नहीं खिला है, इसीलिए बहुत ज्यादा रहता है डिस्टर्बेंस, तो और बच्चे पे ये बात निकलता है। देखो, मैं अपनी मम्मी को भी दोष नहीं दे रही, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना चलता ही रहता है। हो सकता है मेरी हाँ, नानी ने तो दे जो आर मेरी मम्मा को विक्टिमाइज, दिया। सो इट इज हाँ, कंटिन्यूइंग। वो ऐसे चलता ही रहता है। तो मेरा जो बचपन था वो बहुत गंदा था। वो वाउंड था उसमें पूरा। तो वो मैंने हील किया है अपना खुद। जी जी, बहुत सुंदर। और सबसे अच्छा खुशी भरा पल क्या था? बहुत सारे खुशियां होंगा, लेकिन क्या झटक से याद आता है कि नहीं इसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगा था? कुछ पहला मुझे फ्रीडम दोस्त का अनुभव ऐसा कुछ होगा? पहली बार जब मेरे हाथ में एटीएम कार्ड आया था ना, मैंने खुद अर्निंग करी थी। खुद मैंने अपना आईफ़ोन लिया, खुद मैंने अपना स्कूटी लिया, खुद मैंने अपना एटीएम लेके वो बैंक बैलेंस बैंक क्रिएट करा। तो ये जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हालाँकि लोग बहुत बड़ा-बड़ा कमाते हैं, बहुत इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो पहली बार मेरे हाथ में मेरी फ़ीस आई थी ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी जी। यहाँ पे प्रज्ञा योगी जी बोल रहे हैं, ये मत पूछो उनसे, बहुत सहा है अपने जीवन में उन्होंने, पर्सनल बातें रहनी ही दे। नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक भाई, कुछ साध्वी भी का पूछ लो, पर्सनल कुछ कुछ भी नहीं पूछ होता। लो। ये मैं भी मेरी लाइफ समझती हूँ, पूरा वो भी समझते हैं। नहीं, मेरी लाइफ पूरा एक ओपन मंच है। आप कुछ भी कहीं से कुछ भी उठा के पूछ और सकते हो। मेरा तो एक लाइफ बार ऐसा पूछो है, जवाब मैं दो। जो भी पूछती हूँ एकदम हृदय से जुड़ के पूछती हूँ। यहाँ जो खोजियों के स्ट्रीम में किसी को कुछ साबित करने के लिए पूछा नहीं जाता, और किसी को कुछ नीचा दिखाने के लिए या अब आरोपित एक करने के लिए बात नहीं, बताओ बस आप, जानने के लिए। और मैं आपको क्या जी, बोलूँगी? मैं महाभारत की बातें बोलूँगी, मैं रामायण की बोलूँगी, मैं किनकी व्यक्ति बातें अपना बात ही बोलूँगी? तो बोलेगा ना। मैं जी अपना जीवन ही तो बोलूँगी ना जो मैंने जिया है। अगर आप अच्छी जी बातें जी। पूछोगे तो भी मैं अपने जीवन में से उठाऊँगी, थोड़े नेगेटिव पहलू होंगे वो भी मैं अपने जीवन से ही उठाऊँगी, और मैं ये आपकी या किसी और की तो बोल ही नहीं सकती ना। बिल्कुल, तो मैं भी इसीलिए, फ़र्क नहीं व्यक्तिगत पड़ता बातें इस इन व्यक्तिगत चीज़ों ही से। होता है। जी, सभी लोग तो अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, हाँ वो व्यक्तिगत बहुत बड़ा हो जाता है समय के साथ। देखो ऐसा तो होता वो है है। कि तंत्र ने मुझे सिखाया है कि एक व्यक्ति का जीवन ना नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल से मिलके बनता है।
दिन बिल्कुल। और रात एक ही चीज होते हैं, हंसना रोना एक ही चीज होते हैं। एक सन्यासी और एक अंदर वो जो क्रूरता होती है, सन्यासी का उल्टा जो होता है, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड। तो सब एक ही है। तो जैसे बिल्कुल। कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो जो कीचड़ है ना, वो कहने में कीचड़ आता है, लेकिन वो खाद है कमल के लिए, वो जरूरी हिस्सा है। तो मेरी लाइफ में भी जो हुआ ना, आज मैं उसको धन्यवाद देती हूँ, आज मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अदा करती हूँ कि मेरे जीवन में जो हुआ ना, जितनी बीमारियां आई, जितनी गंदगी आई, जितनी बदबू आई, बहुत अच्छा हुआ, ताकि मैं अपना कमल उसमें खिला पाई। खूब सुंदर, खूब सुंदर। तो वो जो सही कहा आपने, द्वंदात्मक विकास ही होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक शायरी है कि मंजिल मिलेगा चाहे भटक के सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जो घर से निकले ही नहीं, वो तो वही रहे। उनका खिड़की बंद है, उनको दुश्मन नहीं सही आएगा, दोस्त भी नहीं आएगा, सूरज का किरण भी उनके तरफ नहीं आएंगे। तो ये अनिरुद्ध जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए हैं। तो एक दो ले लेते हैं। पूरे ब्रह्मांड में प्रेम असीम हो गया है ये स्ट्रीम से। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो और देखो, जो भी हार्ट ओपन करके बातें सुनेगा ना, उसको ऐसा ही लगेगा। जी तो वो तो बिल्कुल। उनकी ये खूबी है कि उनके हृदय में प्रेम है, और जो मुझे इतने प्यार से सुन रहे हैं। नहीं, आपने बातों को सच में इतना गहराई से बताया, जैसे उसमें उसके ऊपर और कुछ कहा नहीं जा सकता। रियल स्पिरिचुअलिटी जो है, रियल स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द ग्राउंडेड ट्रूथ। जो डेकोरेट करके आप कितना भी रट लो, कितना भी ये करो, वो वो तो यहाँ तक उसमें होगा। तो मजा ये भी जो नहीं चीज आता है, है ना, उसमें हाँ मजा जी, भी नहीं आता। जो रियलिटी होती है ना, वो बताने में ना चेहरे की चमक अलग हो जाती है, आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो अलग हो जाती है। और एक बार पढ़ा पढ़ा बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, उसमें आप सो जाओगे, उसमें आप बोर हो जाओगे, उसको लगेगा कि भैया रटा रटा बोल रही है। अभी मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ रहा बोलते हुए, मेरे जो मन आ रहा है वो मैं बोले जा रही हूँ। मैं दिमाग से नहीं बोल रही, मैंने जो जिया है ना, मैं वो बोल रही हूँ। इसीलिए ये स्ट्रीम का जो उद्देश्य था, ये आज बहुत अच्छे से सफल हुआ। इसका वही था कि व्यक्ति को जानना। इसलिए मैंने इनका ये कमेंट लिया कि पर्सनल, यहाँ पर्सनल बातें ही होगा। और पर्सनल बातें सुंदर ही तो होता है ना। पर्सनल हमारे जीवन में पूरा मानव जाति का पर्सनल बात क्या है, ये हम ऐसा हो अध्ययन करके। जाता है, हिडन हो जाता है। जी, हम ये बोल देते हैं कि पर्सनल मतलब वो हिडन, वो अलग है जीवन के हाँ, पहलुओं से, और बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। करने के लिए कुछ अलग है। तो भैया ये तो पाखंड हो गया ना, ये तो झूठ हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। अगर आप अपने जीवन को नहीं बता रहे हो, जीवन की रियलिटी अगर आप नहीं व्यक्त कर सकते ये कह के कि पर्सनल है, फिर तुम क्या बोलोगे? तो हाँ पर्सनल हाँ, और में यहाँ मतलब पर्सनल बातें होता है। प्राइवेट बात हम इधर नहीं पूछ रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ क्या पहन के गए थे डेटिंग पे या क्या। वो नहीं भी भाई, पूछो तो कोई पूछ लो, बात नहीं, लेकिन प्राइवेट उसके भी बारे में पूछ लो। स्ट्रीम नहीं है। प्राइवेट पूछ लोगे ना, तो इससे फायदा होगा कि जिनको नहीं पता क्या पहन के जाते हैं, वो पहनना शुरू कर देंगे। मैं मजाक कर रही थी। हाँ, तो पर्सनल चलो, बातें तो होगा ना। मीरा, कबीर साहब, नानक, ये सब भी अपनी व्यक्तिगत जीवन जिए थे। उनका व्यक्तिगत बहुत बड़ा हो गया था। बाकी जब मैं सभी खुद को यहाँ अपना व्यक्तिगत सन्यासी जीते। बोलती हूँ ना, जब मैं खुद को सन्यासी बोलती हूँ, तो वहां पर पर्सनल प्राइवेट जैसा कुछ आता ही नहीं है। अभी जो मैं आपको देख रही हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि दूसरी साइड भी मैं ही बैठी हूँ, या जो लोग मुझे बिल्कुल। सुन रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। तो ऐसा द्वंद में बटा बटा तो कुछ है ही नहीं ना। जी हाँ, जी। जिसको आप मतलब छुपा रहे आज हो, तो मतलब वो आपका कमजोर पहलू है, आप उसको बताना ही नहीं चाह रहे हो। हम्म। आप में हिम्मत ही नहीं है वो जीने की। तो भैया हो सके तो जितना आप जिसके हिडन पहलू है ना, उनको उजागर करो, उनको अच्छा बनाओ, खुश होके बताओ अपने जी हिडन। मेरे खुद जी। के पहलू पूछ लो, मैं बहुत खुश होके बताती हूँ जिनको लोग हिडन बोलते हैं, क्योंकि मैंने उनको सुंदर मैं भी बनाया बहुत है आनंद आज। पूर्वक पूछती हूँ। और इसका उद्देश्य ही वही है कि आनंद की धारा खेले। जैसे आपने कहा कि अपोजिट साइड में भी हम ही बैठे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपने आप को जोड़ ले, तो ही फूल खिलता है। और जीवन बहुत ऐसे देखे तो अनंत कालीन समय की धारा से हमने कुछ चुराया है। स्थूल रूप में 60 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो इसमें हम अगर ईर्ष्या, निंदा, द्वेष बहुत लो लेवल पे जिएंगे, तो फिर हम जिएंगे क्या। तो साधक वो है जो किसी की रास्ता का बाधक ना बने। तो हम सभी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम आए हैं जहां से, एक जगह से जाना है एक जगह पे। तो माँ प्रेम मैं भी असीमा, आज इंसान हूँ, इतना भी सुंदर इंसान है, स्ट्रीम रहा। जी सुनने वाले भी इंसान हैं। तो हम अलग से क्या जिएंगे, सबका जीवन सेम सा ही रहता है।
किसी चीज, कोई नई चीज देख के, कोई अच्छी टेस्टी चीज देख के मैं भी वही तारीफ करूंगी, आप भी वही करोगे, तीसरा भी वही करेगा। तो हमें कुछ ये अलग हाँ, से। तो इनका कहना है, आप इनका सवाल का उत्तर दीजिए। ये सब ठीक है, ज्यादा डीप पर्सनल बातें पूछना नहीं लगता, ऐसा हमें लगता है, तभी कहा था। तो आ, पता नहीं इस बारे में तो मैं क्या बोलूं, मेरे को तो जो आपने पूछा ना, ज्यादा उसका जवाब मैंने बहुत अच्छे से दिया है। अच्छे से दिया, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ज्यादा पर्सनल कुछ आपको हर्ट हो इस तरह से पूछा। सभी बातों को एक जीवन जानने के तौर पे प्रेम से पूछा है, और आपने बहुत प्रेम से उत्तर दिया, प्रेम का तरंग खिला है। आज स्ट्रीम से पहले आप मुझे बोल रहे थे कि मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट रहा है कि लोग किस किस तरह से लेते हैं, मैंने कहा नहीं, ये पॉडकास्ट बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ना ट्रांसपेरेंसी जो है, हमारा जो क्लैरिटी दोनों साइड से रहता है ना, तो चीजें गहरा होता है। चीजें जैसे पहली वाला इसका जो सत्र था आनंदमय के साथ, वो तो इतना खुश थी, 8 दिन तक वो खुश थी कि और इतना अच्छे से हो गया मेरा, बचपन से लेकर आज तक सब बातें मैंने इतना आनंद पूर्वक बोली। तो आपके साथ भी वैसा ही मुझे लगा, आपको भी मुझे लगता है वैसा आनंद लगा होगा। अभी इसको एंड करेंगे, इसका पूरा आप ही इसको एंड कीजिए। आपको पूरा आपका एक सार बता के, अध्यात्म जीवन, आपके जीवन, सार, पूरा सभी सार के बारे जैसा में। कुछ नहीं होता। मैं जब आई थी ना, स्टार्टिंग हुआ था ये वाला पॉडकास्ट, तो स्टार्टिंग में आपने बोला था क्या आप यही बनना चाहते थे, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मैं छोटी थी कि मुझे क्या बनना है। आज भी मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ है तो मैं अपना सार नहीं बता सकती। अभी मैं जी बैठी हूँ जी, रूम में, आपसे बात कर रही हूँ, लोग भी सुन रहे होंगे, तो मैं बस एंजॉय कर रही हूँ। सार जैसा मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल बस यही सार है ना, कि वर्तमान में हम आनंद पूर्वक जिए। इससे बस बड़ा बस सार क्या हो सकता है अभी के लिए। मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूंगी, भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगी। मेरा यही सहारा है। और जो भी समझ आ रहा है उसको विद अवेकनिंग, जीवन जीना अपना पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से खूब खुल के जियो। बस सेलिब्रेट करो हर पहलू को। आपको रोना आ रहा है तो बहुत मजे से धाड़े मार मार के रो, हंसना आ रहा है बहुत अच्छे से हंसो, नहाने में एंजॉय करो, खाने में करो, लोगों से बात करने में करो, जो भी आपको काम पसंद है, आप अपनी अर्निंग के लिए जो कर रहे हो, रिश्तों के लिए जो कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से करो। बस यही सार है, और क्या सार है जीवन का। जी बहुत सुंदर, आपने तो इतना अच्छा सार बनाया बताया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे भी आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये पूरा जो 1.5 घंटा से ज्यादा, 9 से 9, 10, 15 से 1.5 घंटा हुआ है, इसमें मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे से ये पल को भी एंजॉय किया। खाली पॉडकास्ट नहीं बना कि इसमें हम एंजॉय किए, और ये रियल बना। हम कुछ सोच समझ सही के बात। ना मैं प्रिपेयर किया हूँ क्वेश्चन, ना आपने उत्तर प्रिपेयर किया है, ये नेचुरल नहीं फ्लो रहा। बिल्कुल नहीं। और यही तो मजा है ना जीवन का। ये जो वो होते हैं ना जिनको हम हाथ दिखाते हैं, जो हमारे वो होते हैं जो हमारा फ्यूचर बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर। जीवन को ना, एस्ट्रोलॉजर, वो बोर बना देते हैं लाइफ को। तो पता नहीं अगले पल क्या होगा। तो यही तो मजा है ना जीवन में, इसी में तो हमारा रोमांच पैदा होता है ना अंदर से। अब आप रटे रटाए सवाल पूछते रहते हैं, मैं रटे रटाए आंसर देते रहती, तो उसमें मजा ही नहीं आता। मजा ही नहीं वो आता, अच्छा बिल्कुल। नहीं लगता। जी, अनिरुद्ध जी लिख रहे हैं, यह पॉडकास्ट पायो गांठ गांठिया आयो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत इसको बहुत शुक्रिया। असीमा जी, माँ प्रेम असीमा, आपको बहुत बहुत प्रेम नमन। इसको अभी हम एंड करते हैं। इसमें बहुत अच्छे से फूल खिला है, तो अभी ये अस्तित्व को ये फूल समर्पित करके हम इसको एंड करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये जो पॉडकास्ट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत सारा प्रेम सुनने वालों को भी, और आपको भी लॉट्स ऑफ लव। जी, थैंक यू, बाय। लॉट्स ऑफ लव।